हेलो बच्चों। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल आप सबके? गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून एंड सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। आप सब अ, हाँ जी। आज क्लास को शुरू करने के पहले आज हमारी सीएमए इंटर ग्रुप 1 की ये पहली क्लास है। और आप सारे प्यारे बच्चे जो कि इस कोर्स के अंदर में एंट्री किए हैं, मैं जानता हूं कि आप अपने सक्सेस को बहुत जल्दी अचीव करेंगे और अपने नाम के साथ इस डिग्री को ऐड करेंगे। आज क्योंकि बच्चे पहली क्लास है, मैं आपको बहुत सारी बातें करूंगा, कोर्सेज डिस्कस करना, स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, चैप्टर की शुरुआत करेंगे और बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ। आप सभी को खूब सारा प्यार बच्चे, खूब सारा प्यार। सबका नाम लेना मुश्किल है। आप बहुत प्यारे बच्चे हैं सारे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो। और आप सुने मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से बच्चों। ये डिग्री जो अभी हमने स्टार्ट की है, अभी पहले ग्रुप में आए हैं, फाउंडेशन से पास करके हम इंटर में आए हैं। यहाँ पे से कई सारे बच्चे जो डायरेक्टली इंटर में आए हैं। आप सभी एक चीज ध्यान रखना कि फाउंडेशन में हम पास हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे पास है। ये कम अचीवमेंट नहीं है। लेकिन इस अचीवमेंट से अपने अंदर में इतना भी हम अति विश्वास ना भर लें कि बस, समझो मेरी बात ना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो बहुत ध्यान से आप आराम से डिग्री को आगे बढ़ाइए, अच्छी तरीके से स्ट्रेटजी से प्लान कीजिए और पढ़ाई को आगे लेके चलिए। ठीक है ना? तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। मेरी आवाज एक बार कंफर्म कर दीजिए सारे बच्चे, मेरी आवाज आ रही है? एक दो बच्चे बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही, कैसे हो रहा है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चे? आवाज आ रही है? यस सर, सारे बच्चे आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। यस यस, ठीक है। पर बच्चों, मैं संतोष कुमार, आपके अकाउंट्स का फैकल्टी, अकाउंट्स पढ़ाता हूँ सीएमए इंटर ग्रुप 1 के अंदर में, ग्रुप 2 में भी कंपनी अकाउंट्स, फाइनल के अंदर में आपका सीएफआर का पेपर मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है ना? अब देखो, पहले मैं आज क्लास को पढ़ाने के पहले आपके पास आना चाहता हूँ कोर्स के अंदर में। एंड कोर्स में भी आने के पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि बच्चे, ये डिग्री जिसकी शुरुआत आज आपने की है ना, ये डिग्री को आपको एंड तक पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस रास्ते में बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे कि यार आपने इतना, ये कोर्स में रिजल्ट नहीं आता, टफ होता है, ये चीजें होती हैं, वो चीजें होती हैं। सभी सभी लोग पीछे छूटेंगे, सभी पीछे छूटेंगे। और डिग्री सिर्फ आप निकालेंगे, आप और सिर्फ आप निकालेंगे। ठीक है ना? बाकी बच्चों को आप पीछे जाने देना, आपको निकालना है। फिर बच्चों, आप आइए ना, अब मैं शुरू करता हूं। पहले तो अकाउंट्स को हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूं, फाउंडेशन की सारी बातें दिमाग से निकाल देना। इंटर में हर एक चीज में इन डेप्थ स्टडी है, आपको बहुत इन डेप्थ जाके स्टडी करना है, कोई सिंपल तरीके से नहीं पढ़ना। और नो डाउट कि जो हमारा नया एग्जाम का पैटर्न आया है उसमें हम तैयारी कैसे करेंगे, वो सारी बातें यहाँ पे चलेंगी। ये देखिए आप यहाँ पे, मैंने ना, ये मेरे बुक का मेरे बच्चे पहला पेज है। पहले तो आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे, हो सकता है कि अकाउंटेंसी जब आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, या फिर आपने, अब साइंस बैकग्राउंड से हैं, कुछ भी आपका, तो मेरे बच्चे आपको ना मेरे ऑफिस में फोन करके ये चीजें आपको मंगा लेनी है। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है इंटर के अंदर में, लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स, जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडी बुक, कैश बुक, ये आपको पढ़ लेना है। आपको मुश्किल से 6-8 दिन लगेंगे इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ने में, और आप मास्टर्ड हो जाएंगे। उन सारे बच्चों के साथ आप compete कर पाएंगे जो बच्चे बचपन से, मतलब 11वीं क्लास से अकाउंटेंसी पढ़ते आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल तैयार रहें और आप अच्छे करेंगे, मुझे विश्वास है आपका। ठीक है ना? तो ये सारी क्लासेज फ्री है बच्चे, इनके लिए कोई चार्जेस नहीं है। जितने बच्चे हमारे सीएमए इंटर ग्रुप 1 के हैं, इनकी क्लासेज को मंगा के आप पढ़ सकते हैं, अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि अकाउंटेंसी में आप वीक है तो। एक चीज और बता दूं, ये रहा आपका सीएमए इंटर ग्रुप 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस। ये सिलेबस का जो सीक्वेंस है मेरे बच्चे, मैंने डिजाइन किया है, मैंने डिजाइन किया है। और यही सीक्वेंस में आप स्टडी करेंगे तो अच्छा रहेगा, कोई खास रीजन नहीं है बट अच्छा रहेगा। एक बार चेक कीजिए, यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मुझे ऐसा लगता है
कि ये जो 5 नाम मैंने आपके लिए लिया ना, ये 5 नाम के लेते ही आपके चेहरे पे एक स्माइल आएगी कि सर ये तो हमने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, या फिर अगर बीकॉम कंप्लीट किया तो बीकॉम में पढ़ा हुआ है ना बच्चे। ये 5 चैप्टर, ये 5 ही नहीं 6 भी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। कुछ हद तक आप लोगों ने फाउंडेशन में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ भी आपने स्टडी किया हुआ है। कुछ हद तक आपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ना, वो भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है आपने, मुझे विश्वास है। और आपको लगता है कि यार अब तो इंटर में हमारे ये जो आपके लगभग 7 8वां छोड़ दो, 7 जो है वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया है जी मस्त तरीके से, क्या दिक्कत है। मैं आप सबको सावधान करना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, फाउंडेशन में जो जिस लेवल का आपने स्टडी किया है वो लेवल हमारे इंटर का नहीं है। इंटर में इतने सारे गेम इंस्टीट्यूट आपके साथ खेलता है ना कि उस गेम को वही खेल पाएगा जो अकाउंटेंसी को प्रॉपर तरीके से समझेगा। नो रट्टाफिकेशन, नो नो आपका उल्टा सीधा काम, तभी ये बात बनेगी। तो ये 7 जो चैप्टर आपका है 1 से लेकर 7 तक, आप भूल कर भी ये मत समझना कि आपने फाउंडेशन में चाहे 12वीं क्लास में पढ़ा हुआ है और वही क्वेश्चन आपका आएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है ना कभी होगा, है ना। इंटर है हमारा सीएमए इंटर, फिर हम सीएमए फाइनल में जाएंगे और फिर अपना सीएमए कंप्लीट करने के बाद इंडस्ट्री में जाएंगे। तो सोचो किस लेवल का नॉलेज इंस्टीट्यूट आपसे डिमांड करेगा, वो नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज की मैं गारंटी दूंगा, जितने बच्चों ने पास में मुझसे स्टडी किया है, चाहे जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, उन सबको पता है कि इन सब में मैंने आपको खेलना सिखाया है। कि आप इन्हीं में क्या, पूरी बुक के अंदर में खेलना सिखाया है कि अकाउंटेंसी में खेल कैसे खेलते हैं। तो आपको भी मेरे साथ खेल खेलना होगा, और कुछ भी नहीं, पढ़ाई कुछ होता ही नहीं है एक्चुअली। मैं तो एक ही चीज जानता हूँ जी, कि जिस चीज में हमें इंटरेस्ट आ गया, उसमें मजा आना शुरू हो गया, तो वही मजेदार वो हमारा खेल बन जाता है। तो एक्चुअली मैं वही कोशिश करूंगा कि पढ़ाई को मैं आपका खेल बनाऊं, और कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। तो ये पहला चैप्टर से लेकर आपका जो ये जो 7th चैप्टर है, आप इसकी गलतफहमी में नहीं करना कि आपने पढ़ा हुआ है। हम इनको बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। आते हैं अब आगे। ये जो 8th चैप्टर है ना आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इनकम्प्लीट यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम, इंश्योरेंस, और पता नहीं एंड तक आपका, ये चीजें आपको और गहरी होती चली जाएंगी, मजा आपको आना शुरू होगा। तो हम एंड तक जाएंगे, एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपका हमारा पढ़ने का तरीका होगा। आज मैंने सोचा यार मैं इन बच्चों को क्या पढ़ाऊं। क्या मैं इन बच्चों को यहाँ पे जो ये 11वीं 12वीं पता नहीं कहाँ का ज्वाइंट वेंचर बिल्स ऑफ एक्सचेंज वही पढ़े हुए हैं, तो इनको मैं वही सिखा दूं कि यार ये देखो इतना मस्त है, आपको सब कुछ आता है। या फिर मैं इन बच्चों को एक बार चेक करूं कि सचमुच में ये बच्चे पढ़ने वाले हैं, या फिर बस ऐसे ही आ गए कि हाँ जी हम तो सीए में बनेंगे। मुझे बस ये चेक करना है मेरे बच्चे। और इस चेक को करने के लिए मैंने सोचा कि यार कौन से चैप्टर आज मैं लेके चलूं अपने बच्चों की पहली क्लास में। तो मुझे पता क्या दिखाई दिया, एक ऐसा चैप्टर दिखाई दिया, ये चैप्टर आपका चैप्टर 12, जहां पे बड़े बड़े महारथी जो होते हैं ना, इसमें फेल हो जाते हैं। बड़े बड़े महारथी, हम आप और पता नहीं कौन कौन से लोग इस चैप्टर पे कमांड करने की बहुत कोशिश करते हैं, बट इस चैप्टर पे कमांड नहीं हो पाता। और खासकर हमारे साथ जो बच्चे अभी बैठे हुए हैं, और वो अगर आपका बीकॉम वाले बच्चे बीकॉम कंप्लीट किए हैं, बीकॉम पढ़ रहे होंगे और साथ साथ हमारा सीएमए कर रहे हैं, तो उनको पता है कि इस चैप्टर में उनकी क्या हालत होती है। हमारा ब्रांच अकाउंटिंग, आज मैं इसी को शुरू करूंगा। मुझे आपके साथ कोई सिंपल चीज पढ़ाना ही नहीं है। अगर आपको सिंपल ही पढ़ाना होता तो फिर मैं आपको फाउंडेशन में बैठाता। मैं आपको ये पढ़ाऊंगा और ब्रांच अकाउंटिंग के साथ शुरुआत करूंगा। जल्दी से एक बार बता दीजिए, क्या आप सारे बच्चे तैयार हैं बच्चे ब्रांच को समझने के लिए? कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा कि पता नहीं क्या आज होने वाला है? जल्दी बताएं। मैं तैयार हूं। ये बुक जिन बच्चों के पास पहुंच चुकी है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों के पास नहीं पहुंची है, बच्चे जल्दी आपके पास पहुंच जाएंगी ऑफिस से फोन करके। ये बुक आपके इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसको 100% कवर करता है। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, उन सबको मैंने यहाँ पे सुधारा हुआ है। आपका एमटीपी, आरटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन फ्यूचर में क्या बन सकता है, एग्जामिनर किस हद तक जाके सोच सकता है, सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो ये बुक अपने में एक महा मतलब क्या बोलूं मैं, वो चीज है जिसको नाम देना भी मुश्किल है, और सब कुछ इसमें कवर्ड आपका है, ठीक है ना। एक बार मैं सारे बच्चों से जानना चाहता हूं कि आज का मेरा ब्रांच अकाउंटिंग में शुरू करने वाला हूं। क्या मेरे बच्चे अब तैयार हैं ब्रांच अकाउंटिंग समझने के लिए? एक बार जल्दी बताएं, फिर आगे बढ़ता हूं। अरे हाँ, एक चीज और, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी मेरे पीछे के लेक्चर्स में जितने बच्चों के पास गया हुआ है,
आप अकाउंटिंग फॉर जीएसटी नहीं पढ़े, इंस्टीट्यूट से कुछ दिन पहले मेरी एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है कि जीएसटी बेस हम क्वेश्चन अभी नहीं पूछेंगे सीएम इंटर ग्रुप 1 में, तो आप उसको छोड़ दें। चलिए एक बार जल्दी बता दीजिए, ब्रांच अकाउंटिंग कोई ऐसा है जो बच्चा बोलता है कि नहीं सर मैं तैयार नहीं हूं, ब्रांच अकाउंटिंग नहीं पढ़ूंगा, मैं तो बस मस्ती करने के लिए आज आपके पास आया हूं, आज बस मस्ती करूंगा, वो जर्नल एंट्री लेजर अकाउंट कुछ पढ़ा दो, काम खत्म हो जाएगा। मेरे बुक में ब्रांच अकाउंटिंग का पेज नंबर क्या है जी? ये आपका पेज नंबर है ब्रांच अकाउंटिंग का 241, आपका 241। आइए जरा एक बार शुरू करते हैं हम लोग आपका। अरे शिवम अंदर आना जरा स्टूडियो के अंदर में। ये मेरा पेन क्यों नहीं दिख रहा जी यहाँ पे? ब्रांच अकाउंटिंग शुरू करने वाले, ये क्या खोल दिया बदमाश? यहाँ पे पेन क्यों नहीं दिख रहा? पेन कहाँ गया मेरा? तो देगा ना मुझे सब क्या क्या रेडी करता कहाँ। चल ठीक है, आ गया, आ गया बच्चों पर, ठीक है समझ गया बदमाश, समझ गया, मुझे आता लिखने, लिखता हूं मैं। ब्रांच अकाउंटिंग पेज नंबर 241 से आपका स्टार्ट होगा। एक बार जिन बच्चों के पास बुक है जी वो बुक रेडी करेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पे बुक खोल रहा हूँ, आप चिंता ना करें। 241 आपका ब्रांच अकाउंटिंग। जितने भी आपके इंस्टीट्यूट के एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिकल आ सकता है, सब कुछ बुक में कवर्ड है बच्चे, इसके सिवाय कुछ भी नहीं आपका, ठीक है ना? तो एक बार बुक को मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊं, पेज नंबर 241, और फिर मैं शुरुआत करता हूँ। शिवम थोड़ी देर के लिए स्टूडियो का दरवाजा खोल दो, करो बहुत गर्मी हो रही है। 241 आप लोग रेडी है बच्चे? एक बार मुझे बता दीजिए आपका ब्रांच अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग। हाँ जी कोई नहीं बदमाश श्रीकांत, आप कह रहे हैं मेरे पास बुक नहीं है, बुक मैंने खोल दिया बच्चे, आपसे कितना प्यार करता हूँ आपको पता ही नहीं है, आपके लिए बुक मैंने निकाला है, देख रहे हो ब्रांच अकाउंटिंग, क्या दिक्कत है? हा? बुक कंप्लीटली अपडेट किया हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए आप लोग ना एक काम करो, अभी से अगला 2 घंटा, 2 घंटा, अगर इस 2 घंटे में आप में से कोई भी बच्चा उठ गया ना बच्चे, तो समझो कि सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे, है ना? और ब्रांच अकाउंटिंग अगर आज आपके संतोष सर आपको नहीं समझा पाए, तो दुनिया में कोई भी समझा पाएगा ऐसा नहीं हो सकता। और एक चीज और बता दूं कि ब्रांच अकाउंटिंग एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि हर एक बार एक क्वेश्चन आया है, हर एक बार आएगा, और ये क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में 8 मार्क्स एट टू द मैक्सिमम 16 मार्क्स के आते हैं, तो हम लोग इसको लेके चलते हैं आपको, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं, सुने मेरे साथ, लिखना स्टार्ट करेंगे। ब्रांच अकाउंटिंग में टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता, स्टार्ट कीजिए मेरे साथ यहाँ पे ब्रांच अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है ना? साथ साथ लिखेंगे बच्चे, आगे पीछे नहीं होगा। अरे हाँ ठीक है, आप आगे पीछे नहीं करेंगे बिल्कुल आपको यहाँ पे, ठीक है? आइए सुनेंगे मेरी बात, लिखिए मेरे साथ। देखो एक हेड ऑफिस है बच्चे, हेड ऑफिस है जो कि दिल्ली में काम कर रहा है, दिल्ली में काम कर रहा है, मान लो कहीं पर भी, मान लो दिल्ली में काम कर रहा है। ये बच्चे ये अपने बिजनेस को ना फैलाना चाहता है, ब्रांचेज हम क्यों खोलते हैं? बिजनेस को फैलाने के लिए, है ना? तो अगर ये दिल्ली हेड ऑफिस जो कि दिल्ली में काम कर रहा है, अगर ये बिजनेस को फैलाने के लिए अपने ब्रांचेज को ओपन करना चाहता है, ब्रांच खोलना चाहता है, मेरे बच्चे ये ब्रांच 2 जगह ओपन कर सकता है। 2 तरीके का ब्रांच होगा, या तो ब्रांच क्या होगा जी, इंडिया के अंदर खोलेगा। अगर ये ब्रांच आपका इंडिया के अंदर खोलता है, दिस इज कॉल्ड इनलैंड ब्रांच। इनलैंड ब्रांच, आपका इनलैंड ब्रांच का मतलब होता है वो ब्रांचेस जो कि इंडिया में आपके काम करते हैं, ठीक है ना? तो जो इंडिया में काम करते हैं उसको बोलते हैं इनलैंड ब्रांच। जो ब्रांच मेरे बच्चे इंडिया से बाहर चलते हैं ना, हम उनको बोलते हैं फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच, आपका फॉरेन ब्रांच का मतलब वो ब्रांच जो इंडिया से बाहर काम करते हैं। इस फॉरेन ब्रांच पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 एएस 11 काम करता है, फॉरेन ब्रांच पे एएस 11 काम करता है। और बदकिस्मती देखो हमारे सिलेबस का, कि हमारे सिलेबस में फॉरेन ब्रांच नहीं पढ़ना। वो कहते हैं कि जब ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, जब सीएमए इंटर ग्रुप 2 में आएंगे तो वहां पे इनको पढ़ा देना। पता नहीं क्यों बदमाशी करते हैं, आप यहीं पे पढ़ सकते थे, बट एनीवे कोई बात नहीं, हमें फोकस करना है आपका इनलैंड ब्रांच के ऊपर में।
मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी इनलैंड ब्रांचेज होते हैं ना, मतलब इंडिया के अंदर जो ब्रांचेज हैं, ये ब्रांचेज दो तरीके के होते हैं। या तो ब्रांचेज होंगे डिपेंडेंट ब्रांच। अभी दिमाग में बिल्कुल भूल जाओ कि आपके आसपास में कोई ठंड है, गर्मी है, कोई दुख है, कुछ भी नहीं है, बस ब्रांच अकाउंटिंग है। और आज की क्लास में हम इतना सीखेंगे कि कोई बच्चा पूरे क्लास में, पूरे जिंदगी में नहीं सीखता है। सुनो ना, इनलैंड ब्रांच मेरे बच्चे, एक होगा आपका डिपेंडेंट ब्रांच और एक होगा आपका इनडिपेंडेंट ब्रांच। इनडिपेंडेंट ब्रांच, देखो ना, नाम ही कह रहा है डिपेंडेंट ब्रांच। ऐसा लगता है कि ये ब्रांच जो है ना, वो हेड ऑफिस के ऊपर में डिपेंडेंट है। इनडिपेंडेंट ब्रांच, ऐसा लगता है कि जो ब्रांच है ना, वो इनडिपेंडेंट है, मतलब हेड ऑफिस से अलग है। बट ऐसा है नहीं मेरे बच्चों। पता है क्या है? जितने भी स्मॉल स्केल के, जितने भी छोटे ब्रांचेज होते हैं ना, साथ साथ लिखेंगे, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जितने भी छोटे ब्रांचेज होते हैं, उन सारे छोटे ब्रांचेज को हम कहते हैं कि वो आपका डिपेंडेंट ब्रांच है। डिपेंडेंट। और मेरे बच्चे, जितने भी बड़े ब्रांचेज होते हैं ना, लार्ज स्केल के ब्रांचेज, बड़े ब्रांचेज, उन सारे ब्रांच को हम बोलते हैं क्या जी? इंडिपेंडेंट ब्रांच। छोटे ब्रांच आपके होंगे डिपेंडेंट, बड़े को बोलते हैं इंडिपेंडेंट। सर एक बात बताओ, छोटे ब्रांच को डिपेंडेंट और बड़े को इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं सर? इसका भी रीजन है मेरे बच्चे। पता है क्या है? हेड ऑफिस कहता है इस बड़े ब्रांच को कि ब्रांच, तुम बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हो, बहुत बड़े स्केल पे, तुम्हारे पास लाखों ट्रांजेक्शन रोज हो रहे होंगे। इतने बड़े स्केल पे काम हो, बड़े बड़े ब्रांचेज है, लाखों ट्रांजेक्शन रोज हो रहे होंगे। तो हेड ऑफिस से कहा कि तुम बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हो, एक काम करो, तुम अपने रिकॉर्ड्स को खुद मेंटेन करो। बड़े ब्रांच, तुम इनडिपेंडेंट हो अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, जो बड़े ब्रांच होते हैं ना, इनका अकाउंट्स ये खुद मेंटेन करते हैं, इनका अकाउंट्स हेड ऑफिस मेंटेन नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि आप जो है ना, इनडिपेंडेंट हो, अपना रिकॉर्ड खुद मेंटेन करो। लेकिन सोचो ना, जो एक छोटा ब्रांच है, छोटा ब्रांच, थोड़े मोड़े ट्रांजेक्शन होंगे, 10-12 आइटम, कुछ गुड्स गया, थोड़े से खर्चे हो गए, थोड़ा सा सेल हो गया, काम खत्म हो गया, छोटा ब्रांच आपका है। हेड ऑफिस ने कहा कि देखो जी, आप बहुत छोटे स्केल पे काम कर रहे हो, आप एक काम करो, अपना रिकॉर्ड खुद मेंटेन मत करो। क्यों फालतू में खर्चे बढ़ाओगे? आपको अगर अपना अकाउंट्स मेंटेन करना है, एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, उसको सैलरी पे करना पड़ेगा, और मुश्किल से साल भर में 10-12 ट्रांजेक्शन होने वाले हैं। तो हेड ऑफिस ने कहा कि आप ना अपने रिकॉर्ड्स को खुद मत मेंटेन करो, आपके रिकॉर्ड को मैं मेंटेन कर लूंगा। मैं मेंटेन कर लूंगा, मैं मतलब क्या जी? हेड ऑफिस। मेरे प्यारे बच्चों, पता क्या है यहाँ पे? जो छोटे ब्रांच है ना, वो डिपेंडेंट है अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। किसके ऊपर? आपका हेड ऑफिस के ऊपर में। तो यहाँ जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है ना बच्चे, ये मत सोचना कि यार एक ब्रांच हेड ऑफिस से अलग है, एक आपका उसके साथ है। सारे ब्रांच हेड ऑफिस के हैं, और हेड ऑफिस के अंदर ही काम करने हैं, उन्हीं के अंडर को में काम करने हैं। लेकिन जो इनडिपेंडेंट ब्रांच होते हैं, ये अपने रिकॉर्ड्स को खुद मेंटेन करते हैं। लिखो ना थोड़ा सा इसके नीचे में आपका, लिखो ना थोड़ा सा यहाँ पे आपका, दे दे records their transactions independently। मतलब अपना खुद करते हैं मेरे बच्चे। लेकिन इनका जो होता है ना, इनका कहता है कि रिकॉर्ड्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच डिपेंडेंट ब्रांच are maintained by the head office। बस इतने से तो फर्क है। आज के क्लास के बाद कोई आपसे पूछ दे कि यार इनको, आपका लार्ज स्केल के ब्रांच को इंडिपेंडेंट और छोटे ब्रांच को डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, आप बोलना कि यार सर ने बताया था, हमारे संतोष सर ने, कि लार्ज स्केल के जो ब्रांचेज होते हैं, वहां पे लाखों ट्रांजेक्शन होते हैं, और उनको हेड ऑफिस कहता है कि अपना अलग से एक अकाउंटेंट रखो,
और उससे रिकॉर्ड मेंटेन कराओ। आप इंडिपेंडेंट हो, अपना खुद रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। लेकिन मेरे बच्चे जो स्मॉल स्केल के ब्रांचेज होते हैं, ये ब्रांच डिपेंडेंट होते हैं हेड ऑफिस के ऊपर में अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, और इसीलिए बोलते हैं आपका क्या जी, डिपेंडेंट ब्रांच आपका, ठीक है ना। पता है यहाँ पे हेड ऑफिस जब ब्रांच के छोटे ब्रांच का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा ना, एक चीज बताओ, एक चीज मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये छोटे जो ब्रांचेज है, छोटे ब्रांचेज, इनका रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करता है बच्चे? जरा जल्दी बताइए कि छोटे ब्रांचेज का रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करता है? जल्दी बताओ ना, मैं फिर आगे बढ़ूं। मुझे लग रहा है कि शायद आप सो तो नहीं गए। जो छोटे ब्रांचेज होते हैं, इनका रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करता है? जरा जल्दी से बताओ ना। हेड ऑफिस करता है। अरे बोलो ना, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम हेड ऑफिस करते हैं, ऑब्वियस बात है। पता है हेड ऑफिस जो छोटे ब्रांच का अकाउंट्स मेंटेन करेगा ना बच्चे, इसमें हमारे पास तीन तरीका है, तीन में से किसी भी एक तरीके से हेड ऑफिस यहाँ पे अकाउंट्स मेंटेन कर सकता है। पहला तरीका है डेटर सिस्टम। लिखिए आप यहाँ पे, डेटर सिस्टम, पहला तरीका डेटर सिस्टम आपका, फर्स्ट आपका। दूसरा तरीका होता है मेरे बच्चे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, है ना, दूसरा तरीका होता है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। और तीसरा मेथड यहाँ पे है फाइनल अकाउंट मेथड आपका। तीसरा मेथड जिसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट मेथड। आप सुन लो मेरी बात ना, मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, आप सुन रहे हो ना। तो बच्चे अगर हेड ऑफिस अपने छोटे ब्रांच का रिकॉर्ड खुद मेंटेन करना चाहता है, तो रिकॉर्ड मेंटेन करने के उसके पास तीन तरीका है। या तो डेटर सिस्टम को फॉलो कर ले, पहला तरीका, या फिर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम को फॉलो कर ले, दूसरा तरीका, या फिर आपका फाइनल अकाउंट मेथड, तीसरा तरीका। ये तीन तरीका है, आप तीनों में से कोई भी एक तरीका आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। हाँ, कोई डाउट इसके अंदर में? सर अभी आपने कुछ समझाया नहीं तो डाउट क्या आएगा? अच्छा ठीक है, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। मेरी बात सुनो, लिखना बंद, सुनो ना मेरी बात, लिखना बंद करो, लिखना बंद करो। एक बात बताओ, आप आपसे पूछता हूँ कि मेरे बच्चे अगर हेड ऑफिस अपने एक छोटे से ब्रांच का अगर रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहता है, तो तीन अलग तरीके क्यों? आप सुन लो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। हेड ऑफिस अगर एक छोटे ब्रांच का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, तो तीन अलग से तरीके क्यों? याद करो ना वो बचपन की बात, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हमने सीखा तो है। आप कोई मुझे बताए कि हेड ऑफिस अगर एक ब्रांच छोटा ही सही, एक ब्रांच, अगर ब्रांच का रिकॉर्ड अगर हेड ऑफिस मेंटेन करना चाहता है मेरे बच्चे, अगर हेड ऑफिस एक छोटे से ब्रांच का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहता है, तो सिर्फ इतना बताओ कि रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का हमारा मेन मोटिव क्या है। आप ये बताइए कि हेड ऑफिस जो है अगर छोटे ब्रांच का अकाउंट्स मेंटेन करना चाहता है, तो छोटे अकाउंट्स हो चाहे बड़े ब्रांच हो, हम अकाउंट क्यों मेंटेन करते हैं? क्या जानने के लिए? जरा बताओ, आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप मुझे यहाँ पे बताओ ना। मैं आपसे आंसर पूछ रहा हूँ कि अगर हेड ऑफिस एक छोटे से ब्रांच का अकाउंट्स अगर मेंटेन करना चाहता है, मैं छोटे ही ब्रांच की क्यों बात करूं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, मैं आपकी भी बात कर रहा हूं, कि कोई भी अब आदमी अगर अकाउंट्स मेंटेन करता है, तो अकाउंट्स क्यों मेंटेन करता है? क्या जानने के लिए? क्या जानने के लिए? बहुत सही, हम जानना चाहते हैं कि भैया ये जो ब्रांच है ना, उसने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कमाया, प्रॉफिट और लॉस एक साल के अंदर में। नो डाउट कि हम अकाउंटिंग एक साल के एक बार में करते हैं, तो एक साल में हमारे इस ब्रांच ने क्या प्रॉफिट क्या लॉस कमाया, या तो हम वो जानना चाहते हैं जी। या फिर दूसरा मोटिव होता है बच्चे, हमारे ब्रांच के पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितना है, और कैपिटल कितना है। यही तो मोटिव होता है यार। अरे बचपन से पढ़ते आ रहे, 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मान लो आप किसी ब्रांच का या किसी का भी अकाउंट्स अगर आप मेंटेन करते हैं, तो अकाउंट्स को मेंटेन करने का दो ही मोटिव होता है। एक साल में उसने क्या प्रॉफिट क्या लॉस कमाया वो जानना, और दूसरा आपका एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना, कैपिटल कितना है। मैं आगे बढ़ूं मेरे बच्चे, उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी हेड ऑफिस ब्रांच का अकाउंट मेंटेन करेगा ना, तो ब्रांच के अकाउंटिंग में कैपिटल नाम कभी नहीं आएगा। आप कसम खा लो, आज की जब भी आप करेंगे अकाउंटिंग, तो हेड ऑफिस जब छोटे ब्रांच का अकाउंट्स मेंटेन करेगा, तो छोटे ब्रांच के बुक का प्रॉफिट लॉस हम जानना चाहेंगे। ब्रांच के पास एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना, वो ठीक है, कैपिटल नाम नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल हमेशा हेड ऑफिस का होता है।
कैपिटल कभी ब्रांच का नहीं होता। तो ब्रांच के पास हमारे एसेट्स हो सकते हैं, लायबिलिटी हो सकता है, कैपिटल वर्ड नहीं आएगा, इस बात की 100% की गारंटी है। तो हेड ऑफिस अगर छोटे ब्रांच का अकाउंट मेंटेन करना चाहता है ना, वो जानना चाहेगा जी कि एक साल में आपका क्या प्रॉफिट क्या लॉस, या फिर आपके एसेट्स कितने, लायबिलिटी कितना है। अब देखो, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार कि अगर मैं अपने ब्रांच का प्रॉफिट लॉस जानना चाहता हूं तो बताओ कौन सा अकाउंट हम बनाते हैं बच्चे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बोलो ना हाँ। अगर मान लो हेड ऑफिस स्मॉल ब्रांच का आपका प्रॉफिट या लॉस जानना चाहते हो तो क्या बनाएगा? वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और एसेट्स लायबिलिटी को जानने के लिए क्या बनाएगा? वो बैलेंस शीट बनाएगा। यही तो अकाउंटिंग होता है, यही तो काम करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं कि अगर आपको किसी का प्रॉफिट पता करना है तो आप उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लो। अगर उसके पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितना, अगर वो जानना है तो आप क्या करो, जो उसका बैलेंस शीट बना लो, काम पूरा हो जाएगा। तो हम यही काम करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पता है, जैसे ही पता मैं क्या सिखा रहा हूं, मैं भी क्या बता रहा हूं कि ये तीन सिस्टम जो है ना, वो अलग से क्यों आए। ये तीन, जब हेड ऑफिस एक छोटे ब्रांच का अकाउंट्स मेंटेन करेगा तो तीन अलग से तरीके क्यों क्यों ना मैं उनका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट को बना लूं। क्योंकि मेरे बच्चे, अकाउंट्स इस हेड ऑफिस को रोकता है। अकाउंट्स कहता है कि देखो हेड ऑफिस, अगर आप ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट को बनाना चाहते हो तो इसके पहले ना आपको जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, सब कुछ बनाना पड़ेगा। मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाते हैं यानी कि हम प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हैं, और जब प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे तो सब कुछ करना होगा। प्राइमरी रिकॉर्डिंग, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग, मतलब जर्नल एंट्री, सब्सिडरी बुक, लेजर, सब कुछ करना होगा। हेड ऑफिस ने कहा कैसी बात कहते हो, अरे छोटा सा ब्रांच है जहां पे 10-12 आइटम के लेन देन होंगे, और इस इतने छोटे ब्रांच को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उसका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, ये वो बनाऊं, ये तो काम ठीक नहीं होगा। पता फिर क्या हुआ? अकाउंट्स ने इनको मना कर दिया। अकाउंट्स कहता है कि नहीं जी, अगर आप अपने ब्रांच का ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाना चाहते हो ना, तो आपको ये पूरा अकाउंट्स का सिस्टम आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जर्नल, लेजर, सब कुछ बनाना पड़ेगा। गुस्सा आ गया। पता किसको गुस्सा आ गया? हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस ने कहा कि भैया मैं इनको नहीं बनाऊंगा, आप चिंता नहीं करो, मैं इनको नहीं बनाऊंगा, मैं इनको भी नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप मना कर रहे हो। मैं बिना इन सारे अकाउंट को बनाए बगैर मैं लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करूंगा। मैं लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करूंगा, लिमिटेड रिकॉर्ड्स। और कम से कम रिकॉर्ड मेंटेन करके भी मैं कसम खाता हूं कि इस ब्रांच का क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ एक साल में, वो भी बताऊंगा, वो भी निकालूंगा, और मैं एसेट्स लायबिलिटी को भी पता करूंगा। अब सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से एक बार दोबारा आइए, क्योंकि चैप्टर का अल्टीमेट कॉन्सेप्ट जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आगे आपको मजा नहीं आने वाला है। यहाँ पे मेरे बच्चे, अगर आज के बाद कोई आपसे, जब घर से आप बाहर निकलो, कोई पूछ दे आपको कि जरा बताओ जी, ये जब हम जानते हैं कि अकाउंट्स मेंटेन करने का मेन मोटिव प्रॉफिट लॉस और इसको पता करना है, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट हेड ऑफिस बना ले, क्या दिक्कत है? तो आप उनको समझाना कि हेड ऑफिस को इन अकाउंट को बनाने के लिए, के पहले इनको बोला गया बनाने के लिए, वो प्रॉपर अकाउंटिंग हो जाएगा। हेड ऑफिस इतने अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहता, वो लिमिटेड अकाउंट मेंटेन करना चाहता है। और लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन करके भी वो अपने छोटे से ब्रांच का क्या प्रॉफिट क्या लॉस है, कितने एसेट से कितनी लायबिलिटी है, उसको पता करना चाहता है। वो कैसे पता करेगा? लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन करके। मेरे बच्चे, वही आपको इस तीन सिस्टम के अंदर में आपको स्टडी करना है। पहले मेरी बात समझ में आ रही ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इतनी ठंड लग रही है कि यार पता नहीं आज तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। मैंने अभी 15 मिनट 20 मिनट जो क्लास गुजारे, कुछ भी नहीं पढ़ाया। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि आपका सिलेबस क्या है और क्यों आपको पढ़ना पड़ रहा है। इतने बड़े लेवल में हम इंटर में आके क्यों पढ़ रहे हैं? ये सीएमए के इंटर में पढ़ाया जाता है, सीए के इंटर में पढ़ाया जाता है। जरा सोचो, कुछ तो चैप्टर में होगा, उसके पहले बोलते कोई बच्चा नहीं समझेगा। तो मेरे बच्चे, हमने कहा कि छोटे ब्रांच का प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करेगा हेड ऑफिस, लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, और लिमिटेड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके भी छोटे ब्रांच का प्रॉफिट लॉस निकालेगा। वो कैसे निकालेगा, वही मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा तीन सिस्टम के अंदर में। ठीक है ना? ये सर, एक बात बताऊं बच्चे, एक बात बताऊं, सुनो ना। अरे सुनो ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुनो तो। सब कुछ यहां छिपा हुआ है डेटर सिस्टम के अंदर में। अगर आपको डेटर सिस्टम समझ में आ गया ना, तो ये दोनों सिस्टम ना फिर चुटकी बजाते हुए खत्म हो जाते हैं। बदकिस्मती देखो, जहां पे जो मेन चीज समझना है, हमें वही समझ में नहीं आता। तो मैंने भी कसम खाई है, आज आपको यही समझाऊंगा। मैं इनको नहीं समझाने वाला, मैं यही समझाऊंगा। ये तो अपने आप शुरू कर देंगे, आज प्रूफ करूंगा।
आओ जरा हम शुरू करते हैं आपका डेटर सिस्टम। याद रखना, मैं पेज चेंज करने वाला हूं, उस पेज को चेंज करने के पहले यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपका दिमाग हमेशा बोले कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं जी, इस 3 सिस्टम के अंदर में, कि जो हेड ऑफिस है वो छोटे ब्रांच का लिमिटेड कम से कम रिकॉर्ड मेंटेन करके भी उसका प्रॉफिट लॉस कैसे पता करेगा, उसके एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है, वो कैसे पता करेगा, वही आपको सिखाया जाएगा। आओ ना हम शुरू करते हैं, मैं आपको सिखाता हूं। लिखिए मेरे साथ, यहाँ पे पेज चेंज करेंगे, बिल्कुल नया पेज लेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ा भी पुराना पेज ले, नया पेज लीजिए और लिखेंगे आप यहाँ पे जी, मैं भूल गया, शिट लो मैं भूल गया, अरे रिकॉर्डिंग किसके बुक में हो रहा था, किसके बुक में हम रिकॉर्डिंग करेंगे, जरा जल्दी से मुझे बता दो, जरा जल्दी से मुझे बता दो कि रिकॉर्डिंग हम किसके बुक में करेंगे। क्या हम ब्रांच के बुक में रिकॉर्डिंग सीखने वाले हैं या हेड ऑफिस के बुक में? आप जल्दी से बता दो। रिकॉर्डिंग हम लो, सारे बच्चे कहते हैं कि सर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, तो ठीक है, आप नया पेज ले रहे हैं और हेडिंग डाल रहे हैं क्या जी, डिपेंडेंट ब्रांच। हम लोग शुरू कर रहे हैं मेरे बच्चे, डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में हम यहाँ पे पढ़ना शुरू कर रहे हैं, डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में। और डिपेंडेंट ब्रांच में भी हम किस सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, डेटर सिस्टम को। यानी कि आज जो हमारा फोकस होगा वो डेटर सिस्टम के ऊपर होगा। सर इसको डेटर सिस्टम क्यों बोलते हैं, इसका भी रीजन है, वो भी बताऊंगा, आप चिंता नहीं करना। लेकिन आओ ना, डिपेंडेंट ब्रांच यानी कि एक छोटा जो ब्रांच है, हम उसकी अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं मेरे बच्चे। और किस मेथड से, आपका डेटर सिस्टम के अंदर में। पता है इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर में मैं लिख रहा हूं इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, है ना, हेड ऑफिस की बुक में। क्योंकि मेरे बच्चे इन छोटे ब्रांच का अकाउंटिंग क्या होता है, हेड ऑफिस करता है। तो हेड ऑफिस के बुक में यहां पे क्या होगा, डेटर सिस्टम के अंदर में, सुनना मेरी बात, रिपीट कर रहा हूं, हेड ऑफिस क्या करेगा, डेटर सिस्टम के अंदर में अपने छोटे ब्रांच का प्रॉफिट पता करने के लिए, एसेट्स लायबिलिटी पता करने के लिए सिर्फ एक अकाउंट बनाएगा जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट। बनाओ ना मेरे साथ आप, यहाँ पे नया पेज आपने लिया हुआ है और उस नए पेज पे आपने क्या बनाया, यहाँ पे ब्रांच अकाउंट। ये लीजिए, आपने ब्रांच अकाउंट यहाँ पे शुरू किया, है ना, ब्रांच अकाउंट। और ये मैंने पूरा फॉर्मेट ले लिया। आपके रजिस्टर का 2/3 पेज यूज करेंगे इस फॉर्मेट के लिए, आप 2/3 पेज, आपके रजिस्टर का 2/3 पेज जो होगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे 2/3 पेज पे, है ना। आपके रजिस्टर का 2/3 पेज मतलब 2/3 पेज पे आप इस फॉर्मेट को रेडी करेंगे। और मैं शुरू करता हूं कि डेटर सिस्टम है, यहाँ दोबारा लिख दूं क्या, यहाँ दोबारा, ताकि आप रिवीजन में दिक्कत ना हो, किस सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, डेटर सिस्टम का। तो 3 सिस्टम होते हैं ना, अभी हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम में इसकी अकाउंटिंग कैसे होगा वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। सुनो ना, पता मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा मेरे बच्चे ओपनिंग बैलेंस, साथ साथ लिखिए ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। अभी जब तक मेरी क्लास आज खत्म नहीं हो जाएगी, आपके दिमाग में इफ और नहीं आने चाहिए। आप मान लेना कि संतोष सर आपसे ज्यादा पढ़े हैं आज के लिए कम से कम, उसके बाद तो आप आगे बढ़ जाओगे और जितना सर बोलेंगे हम उतनी बातें समझेंगे, है ना, तभी आपको बात समझ में आएगी। हम लोग क्या करेंगे जी कि ब्रांच के पास जितने भी एसेट्स होंगे ना, उनका ओपनिंग बैलेंस यहां लिखना। और यहां लिखना मेरे बच्चे ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी। आपके ब्रांच के पास जितने भी लायबिलिटी है ना, उनका ओपनिंग बैलेंस यहाँ। कुछ एसेट्स का नाम बताओगे आप मुझे, कौन से एसेट्स हो सकते हैं जी, कुछ नाम बताओ, एग्जांपल, हजारों हो सकते हैं, कुछ नाम बताइए। चलो मैं जैसे स्टॉक हो गया, है ना, ब्रांच के पास जितना स्टार्टिंग में स्टॉक है। डेटर्स आपका हो गया, डेटर्स हो गया, कैश हो गया, कैश हो गया। कुछ और भी नाम, चलो फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हो गया। और कोई नाम, अरे बहुत सारे नाम होते, कितने नाम लिखूं, मशीन हो गया, जितने भी एसेट्स हो सकते हैं, जितने भी एसेट्स, नाम कितने बताऊं, हमें तो कॉन्सेप्ट में मास्टरी करना है। नाम तो क्वेश्चन में जितने बताएगा उसको हम लिख लेंगे, हाँ कुछ भी हो सकता है बदमाश। तो जितने भी एसेट्स ब्रांच के पास होंगे ना, उन सबके ओपनिंग बैलेंस को यहां लिखना। कोई लायबिलिटी है, कोई भी लायबिलिटी होगा, देख लेंगे बाद में, कुछ बैंक लोन है, कुछ क्रेडिटर्स है, जो भी होगा हम उसको यहाँ लिख देंगे। और लास्ट में बीच में जगह छोड़ते हुए यहां लिखिए आप, यहां लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। आपने कसम खाया है कि जब तक मेरा ये कॉन्सेप्ट चलेगा तब तक आपके दिमाग में इफ और नहीं आएगा। जितने भी एसेट्स ब्रांच के पास होंगे मेरे बच्चे, उनका क्लोजिंग बैलेंस यहां लिखना। और यहां लिखना आप क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी, है ना, लायबिलिटी आपका। अब देखो ना, जिन नाम का ओपनिंग बैलेंस होगा उसका क्लोजिंग भी तो होगा। तो मैं जैसे कि स्टॉक ओपनिंग है तो यहां पे लिख देता हूं,
है ना। आपका डेटर्स स्टार्टिंग में है तो एंड में भी लिख देता हूँ, डेटर्स आपका यहाँ पे हो जाएगा। कैश आपका ओपनिंग तो कैश आपका क्लोजिंग भी हो जाएगा। फर्नीचर स्टार्टिंग तो एंड में होगा। और भी कई सारे नाम हो सकते हैं, आप नाम पे झगड़ा मत करो, कितने भी नाम हो सकते हैं, जितने भी नाम होंगे ना, उन सबका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखूंगा। जो लायबिलिटी होगा उसका ओपनिंग यहाँ क्लोजिंग यहाँ। कौन से नाम होंगे देख लेंगे बाद में, कुछ भी हो सकता है, अभी तो कोई दिक्कत हो रही है। तो हमने क्या किया, ये लिख दिया बच्चे। अरे लो, ओहो, अरे हमारा एक पर्पस पूरा हो गया। पता है क्या, ये देखो ना, हमें अपने ब्रांच के जितने भी एसेट्स है ना और जितने भी लायबिलिटी है ना, उनको भी हमें रिकॉर्ड करना था कि कितने हैं। हमने रिकॉर्ड कर दिया, आप देख लो यहाँ पे। और क्लोजिंग ही नहीं, हमने ओपनिंग भी रिकॉर्ड कर दिया, ओपनिंग इतने क्लोजिंग इतने। हमने कहीं पे बैलेंस शीट नाम यूज नहीं किया। अगर मैं बैलेंस शीट नाम वर्ड यूज कर दूंगा मेरे बच्चे, हमें प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा, हम नहीं करना चाहते। हमने भी चैलेंज दे दिया अकाउंटेंसी को कि चलो जी हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम आपकी बिना बात माने बगैर, हम प्रॉपर अकाउंट्स बिना मेंटेन किए बगैर हम अपना पर्पस पूरा करेंगे। जरा बताओ कि बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितने हैं, लिख दिया हमने यहाँ पे। कैपिटल नाम तो यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि ब्रांच का कोई कैपिटल नहीं होता है। काम खत्म हो गया, एक पर्पस मेरा पूरा हो गया जी, बिना बैलेंस शीट नाम लिखे बगैर। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, हो गया हमारा, ठीक है। ओहो, अरे दूसरा मोटिव क्या था जरा बताओ। एक मोटिव तो था, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, वो आपका एसेट्स लायबिलिटी लिखना, वो तो लिख दिया। दूसरा मोटिव क्या था सर? प्रॉफिट लॉस निकालना है। दूसरा मोटिव क्या था, ये देखो आप, कि ब्रांच का क्या प्रॉफिट क्या लॉस उसको जानना। हम ये भी पता करेंगे इसी अकाउंट में, बिना ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाए बगैर, बिना बनाए बगैर। पता मैं क्या करूंगा, ये देखो आप, नजर यहाँ नजर यहाँ, इसी अकाउंट में मेरे बच्चे मैं 2-3 नाम और ऐड करूंगा, 2-3 नाम, और मेरा काम पूरा हो जाएगा। एक नाम लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, एक आएगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। लिखो ना, गुड्स सेंट टू ब्रांच, है ना। हेड ऑफिस ने जितना गुड्स ब्रांच को भेजा होगा ना, उसको हम यहाँ लिख देंगे आपका। सर अच्छा, और लिखो पहले यहाँ पे, ये सारे नाम जितने हैं ना, इस सब के आपका बैलेंस यहाँ लिखा हुआ है, सबके बैलेंस को हमने यहाँ दिखाया हुआ है, सब यहाँ पे आ गए हैं, जितने नाम होंगे हम क्वेश्चन में भी देख लेंगे, क्यों परेशान होते हो। लिखो ना, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच आ गया। इसके बाद क्या होगा, ध्यान रखना, एक नाम यहाँ पे और आएगा जिसको हम बोलेंगे टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक, पता है ये नाम कब आएगा? लिख दे तो इसके बारे में। अगर कोई एक्सपेंसेज, कोई भी एक्सपेंस हो, एक्सपेंसेज पेड बाय हेड ऑफिस हो, पेड बाय हेड ऑफिस, अगर कोई भी एक्सपेंस मेरे बच्चे हेड ऑफिस पे करता है, किसके लिए? ऑब्वियस बात है, ब्रांच के लिए, अपने छोटे से ब्रांच के लिए जिसका हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो हेड ऑफिस ने अपने ब्रांच के लिए कोई भी एक्सपेंस पे किया होगा, ब्रांच का रेंट पे किया होगा, सैलरी पे किया होगा, कमीशन पे, कुछ भी पे किया होगा, आप कह देना टू बैंक अकाउंट, उसी के अंदर में सारे खर्चे दिखा देना। और पता है बच्चों, यहाँ पे एक नाम और लिखना, बाय रेमिटेंसेज अकाउंट, बाय रेमिटेंसेज, बाय रेमिटेंसेज। सर ये बाय रेमिटेंसेज में क्या होगा? रेमिटेंस का मतलब होता है कि कितना पैसा ब्रांच ने हेड ऑफिस को रेमिट किया। रेमिट मतलब भेजना। अरे गुड्स तो ब्रांच ही बेच रहा है ना, बोलो ना हाँ। अगर हेड ऑफिस ने एक ब्रांच खोला है तो गुड्स कौन बेचेगा? ब्रांच बेचेगा। हम ब्रांच की काउंटिंग कर रहे हैं। ब्रांच जब गुड्स बेचेगा तो खूब सारे पैसे ब्रांच के पास आएंगे। वो पैसे जो ब्रांच के पास आए होंगे, वो पैसा वो किसको दे देगा? हेड ऑफिस को दे देगा, बोलो ना हाँ। अरे ऐसे क्यों देख रहे हो यार, ये तो कौन सी बड़ी बात है। मैं यहाँ पे हूँ, एक ब्रांच मैंने आपके साथ खोला, आपने वहां पे गुड्स बेचा, गुड्स बेचकर पैसे आएंगे तो पैसा खुद थोड़े रखोगे, मुझे ही तो दोगे, हेड ऑफिस को दोगे। जितना पैसा ब्रांच ने इकट्ठा करके, सेल करके जो पैसा इकट्ठा किया होगा और हेड ऑफिस को भेजा होगा, उसी को बोलेंगे रेमिटेंसेज, रेमिटेंसेज। अब सोचना होगा कि अब ब्रांच के पास पैसा कहां से आएगा? कॉमन सेंस है, अगर ब्रांच ने बच्चे गुड्स बेचा होगा तो या तो कैश पे बेचा होगा या फिर क्रेडिट पे बेचा होगा। तो अगर कैश पे बेचा होगा तो वो पैसा उसके पास आया होगा कैश सेल्स करके। अगर कैश पे गुड सेल किया होगा तो कैश सेल्स करके जो पैसा आएगा वो रेमिट करेगा, या सेल किया होगा क्रेडिट पे, बोलो ना हाँ। या तो सेल कैश पे या क्रेडिट पे। तो जितना याद रखना, अकाउंटिंग हम एक साल का कर रहे हैं बच्चे, इस एक साल में कैश पे गुड्स बेच के जितना पैसा आया होगा वो उसने हेड ऑफिस को दिया होगा। और अगर मेरे बच्चे सेल उसने क्रेडिट पे किया होगा, मान लो सेल उसने 8 लाख का किया है जी क्रेडिट पे, तो जरा बताओ कि क्या जरूरी है क्या कि अगर सेल उसने 8 लाख का किया क्रेडिट पे तो सारा पैसा इस साल ही आ गया होगा?
बोलो बोलो। 1 साल का अकाउंटिंग कर रहे हो, अगर 1 साल में हमारे ब्रांच ने 8 लाख का गुड्स क्रेडिट पे बेचा है, तो चांसेज है कि या तो पूरा 8 लाख आ गया होगा, या फिर 8 लाख में से कुछ पैसा आया होगा, कुछ पैसा बाद में आएगा। जो पैसा आ गया उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन, हम उसको बोलते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। सर एक सवाल दिमाग में, अभी नहीं, अभी आपने कसम खाया, कोई सवाल नहीं। जितना आपके संतोष सर बोलेंगे उतना ही सोचेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो मेरे बच्चे यही तो होता है। रेमिटेंस का मतलब होगा कि ब्रांच ने 1 साल के अंदर में जितना पैसा हेड ऑफिस को भेजा होगा। अगर उसने कैश पे बेचा होगा तो सारे पैसे उसके पास आ गए होंगे, वो पैसा उसने हेड ऑफिस को रेमिट कर दिया होगा। अगर क्रेडिट पे बेचा होगा तो आउट ऑफ क्रेडिट से जितना इस साल में कलेक्शन हुआ, जितना भी कलेक्शन हुआ, उतना पैसा उसने रेमिट कर दिया होगा। लो मेरा काम खत्म हो गया। यही काम करना मेरे बच्चे, यही काम करना। ये बाहर चला गया अमाउंट, आपका सब बाहर चले गए। अब आप इसको क्लोज करना, इसको क्लोज करना। अगर आपका बैलेंसिंग फिगर यहां पे आ जाए डेबिट में, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में, तो आप कह देना ये प्रॉफिट हुआ एट ब्रांच। आप कह देना कि प्रॉफिट हुआ एट ब्रांच आपका। और क्रेडिट में अगर बैलेंसिंग फिगर आएगा तो हम क्या कर देंगे? लॉस कह देंगे, है ना। डेबिट में या बैलेंसिंग फिगर तो कह देना कि प्रॉफिट है, और क्रेडिट में तो क्या कह देना? लॉस कह देना है। बस इतना सही काम करना है। दोनों काम मेरे पूरे हो गए, दोनों काम। हमने कहीं पर भी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट नाम यूज नहीं किया। बिना नाम को यूज किए बगैर मेरे बच्चे एसेट्स का ओपनिंग, एसेट लायबिलिटी का ओपनिंग, क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग लायबिलिटी, बैलेंस शीट का काम पूरा हुआ। 3 नाम इस अकाउंट में मैंने और ऐड किया, एक गुड्स सेंड टू ब्रांच, एक टू बैंक अकाउंट, और एक रेमिटेंसेज। अब इन सारे को यहां पे मैं ऐड करूंगा, इन सबको ऐड करूंगा। जितना भी अमाउंट आएगा इन सबको उसमें से माइनस करूंगा। अगर बैलेंसिंग फिगर आपका यहां पे आ गया तो प्रॉफिट कह देना, यहां तो लॉस कह देना। काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। ईमानदारी से मुझे बताओ, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? दोनों काम मेरे बच्चे, दो काम थे, एक तो प्रॉफिट लॉस निकालना और दूसरा मेरा एसेट्स लायबिलिटी। हमने एसेट्स लायबिलिटी भी यहां पर लिख दिया जी आपका। और हमने क्या किया? हमने यहाँ पे 3 नाम और लिख के हमने प्रॉफिट भी निकाल दिया, हमारा प्रॉफिट निकल गया। आप ईमानदारी से बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैं एक एक बच्चे से जानना चाहता हूं। अगर आपने यहाँ पे आंसर नहीं बताया ना तो मैं श्राप दे दूंगा कि अगला जन्म आपके कीड़े का होगा। कसम से बोल रहा हूं। इसलिए आप बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ये लो, आप में से एक एक बच्चा कहता है कि ये सर समझ में आया, लेकिन आप में से हर एक बच्चा झूठ बोल रहा है। हर एक बच्चा झूठ बोल रहा है। अभी भी आप टाइप किए जा रहे हैं कि सर समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। आप सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं बच्चों। अरे कहां समझ में आया? और यही तो दिक्कत हम सीएमए वाले बच्चों के अंदर में, बिना कुछ समझे बगैर हाँ जी मुझे समझ में आ गया। अरे क्या समझ में आया बदमाश? ये एसेट्स का ओपनिंग, लायबिलिटी का ओपनिंग, ये एसेट्स का क्लोजिंग, लायबिलिटी का क्लोजिंग, और 2-3 उल्टे सीधे नाम लिख के प्रॉफिट निकल जाता है। आप भूल गए वो बचपन की बातें, जब आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे। आपके छोटे छोटे सर हुआ करते थे, उन्होंने आपको बताया था कि प्रॉफिट कैसे निकलता था। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, जो लिख रहा हूं आप मत लिखना, बस सुन लो मेरी बात। याद करो बचपन में आपके छोटे छोटे सर ने आपको बताया था कि सर प्रॉफिट को निकालने के लिए हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया करते थे, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और मैं आपको याद दिलाऊं, इस ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आप यहां पे क्या करते थे जी? आप यहां लिखा करते थे ओपनिंग स्टॉक। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे बच्चे, आप यहां पे लिखा करते थे ओपनिंग स्टॉक। याद करो बचपन की बात। आपको कहा गया था कि आप यहां पे परचेजेस लिखना, आपको बोला गया था कि आप यहाँ पे सेल्स लिखना। और सेल्स भी एक तो जो कैश पे होगा वो, और दूसरा जो क्रेडिट पे होगा वो लिखना। सेल्स दो तरीके का होता है ना, कैश क्रेडिट पे, वो लिखना। आपको कहा गया था कि आप यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखना, क्लोजिंग स्टॉक। उन्होंने क्लोजिंग एसेट्स थोड़ा ही कहा था, आपने इतने सारे नाम लिख दिए। उन्होंने कहा था क्लोजिंग स्टॉक लिखना, ओपनिंग स्टॉक, परचेज सेल्स। और हाँ, उन्होंने कहा था कि ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेज और प्रॉफिट लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आते हैं। एक में डायरेक्ट, दूसरा में इनडायरेक्ट। अगर मैं सारे एक्सपेंसेज इकट्ठा कर लूं तो मेरे बच्चे जितने भी एक्सपेंसेज होंगे, जितने भी एक्सपेंसेज होंगे, वो सारे एक्सपेंस यहां पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड किए, तब तो प्रॉफिट निकलेगा। अरे बोलो ना हाँ। जब हमें किसी भी इंसान का, आपके ही बिजनेस का, मेरे बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट आपको निकालना है मेरे बच्चे, तो प्रॉफिट निकालने का एक ही तरीका होता है कि जितने भी एक्सपेंसेज है उनको एक तरफ लिखो, रेवेन्यू को एक तरफ लिखो, रेवेन्यू में एक्सपेंस को माइनस करो, प्रॉफिट निकालो। ये हमें बचपन वाले सर ने हमें सिखाया है। थोड़ा सा अगर मैं और आपके माइंड को अपग्रेड करूं तो ये, क्योंकि हम ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस किसका बना रहे हैं जी? हम ब्रांच का बना रहे हैं।
ब्रांच का। तो पता है मेरे बच्चे, जो छोटा सा ब्रांच है ना, उस छोटे से ब्रांच के पास जो एक्सपेंसेज होंगे ना, छोटे से ब्रांच के पास जो एक्सपेंसेज होंगे, उन एक्सपेंसेज को हम ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पता है, जो मेरा छोटा सा ब्रांच है, इसके एक्सपेंसेज एक्सपेंसेज नो डाउट कि या तो पेड बाय हेड ऑफिस होगा। एक्सपेंसेज क्या जी, हेड ऑफिस पे करेगा क्या? ब्रांच के एक्सपेंसेज ब्रांच नहीं पे कर सकता। मेरा एक ब्रांच मान लो कि कहीं काम कर रहा लखनऊ के अंदर में। अब लखनऊ में जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं, सैलरी पे होता है, रेंट पे होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। या तो उन खर्चों को मैं यहां से पे कर दूंगा जी, वो बिल मुझे भेजेगा, मैंने यहाँ पेमेंट कर दिया। ये भी तो हो सकता है यार, कि ब्रांच जो है वहीं पे कुछ खर्चे उसने खुद पे कर दिया हो। बोलो ना, हो सकता है ना? ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ब्रांच के जो एक्सपेंसेज होंगे, वो एक्सपेंसेज आपका पेड बाय ब्रांच हो। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। और कैसे मैं भूल जाऊं, आप कैसे भूल गए? कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेज होते हैं जो एक्सपेंस तो है, बट उनका पेमेंट नहीं होता। ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस है मेरे बच्चे, जो एक्सपेंस तो है बट उनका पेमेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं डेप्रिसिएशन। आप मुझे बताइए, क्या आप प्रॉफिट को निकालने के लिए आज तक आप डेप्रिसिएशन को मैनेज नहीं करते थे क्या? क्या डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस नहीं होता था क्या? सर वो भी होता था। आप मुझे बताओ, बैड डेट्स आपका एक्सपेंस नहीं होता था क्या? बैड डेट्स आपका है? ये भी होता था। लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, बहुत सारे ऐसे खर्चे मेरे बच्चे होते थे। बहुत सारे ऐसे खर्चे, जो खर्चे हम जिनका पेमेंट तो नहीं करते, कैश में पेमेंट नहीं होता, बट वो एक्सपेंसेज होते हैं। और भी नाम ले लो, डिस्काउंट हो गया, प्रोविजन हो गया, बहुत सारे नाम होते हैं यार। बोलो ना हाँ। तो आप याद करो उस बचपन में जब आप बहुत छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे आपके हाथ पैर हुआ करते थे, आपके छोटे छोटे सर हुआ करते थे, उन्होंने आपको समझाया होगा कि भैया सेल्स में से आप सारे खर्चे मैनेज करना, तब जाके अगर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा तो आप प्रॉफिट बोलना, तब ये प्रॉफिट होगा। दुनिया का दस्तूर है यार, कि प्रॉफिट निकालना है तो रेवेन्यू में सारे खर्चे मैनेज करने होंगे, तब प्रॉफिट निकल के आएगा। आप मुझे बताओ, यहाँ पे एसेट्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और उल्टे सीधे 2-3 नाम लिख के कैसे प्रॉफिट निकल जाएगा? मैंने कैसे कह दिया कि प्रॉफिट यहाँ पे हुआ? और मजे की बात है कि मैंने बोल दिया और आपने मान भी लिया। आपने कहा कि नहीं सर, आप तो ठीक बता रहे हो जी, और हमें समझ में आ गया। और कितने बच्चों ने यहाँ पे नाम लिखना शुरू कर दिया कि हाँ जी प्रॉफिट हो। अरे काहे का बदमाश, अरे पूछो तो कम से कम, राइट है कि सर ये कैसे हुआ? आइए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपने कसम खाया है कि अगला जो टाइम पीरियड होगा उसमें कहीं इफ और नहीं आएगा। संतोष सर का जैसे जैसा माइंड चलेगा वैसे वैसे आपका माइंड चलेगा। मेरी बात सुनो, मैं आपको आज प्रूफ कर दूंगा मेरे बच्चे, कि जो काम आपने यहाँ पे किया है ना, जो बचपन से आप काम क्या करते थे, जो बचपन से काम क्या करते थे, वही काम एक्चुअली हम यहाँ भी कर रहे हैं। बिल्कुल सेम काम मैं प्रूफ कर दूंगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रॉफिट है ना, ये जो प्रॉफिट निकल के आएगा और ये जो प्रॉफिट निकल के आएगा, बिल्कुल सेम निकल के आएगा। स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्टेटमेंट दोबारा सुनेंगे। मैंने कहा कि मैं आपको इस बात की गारंटी के साथ बोल सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं, कि इस तरीके से बचपन में जो आप प्रॉफिट निकाला करते थे, अगर उस तरीके से जो प्रॉफिट आपका निकल के आएगा, वही प्रॉफिट मेरे बच्चे यहां भी निकल के आएगा। इस बात को मैं प्रूफ करूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि ये काम हम लोग यहां पे क्यों नहीं किया, क्योंकि लिमिटेड अकाउंट्स मेंटेन करना है। हमें बस एक ही अकाउंट बना के हमें एसेट्स लायबिलिटी को भी पता करना है, प्रॉफिट भी निकालना है। आइए मैं आपको प्रूफ करता हूं कि यहाँ पे जितनी सारी बातें आपने लिखी है ना बच्चे, यहाँ की एक एक बात को आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, और तभी ये प्रॉफिट आपका सेम निकल के आएगा। मैं आपको प्रूफ करता हूं। आइए प्रूफ पे आता हूं। आपको पढ़ाना इतना आसान नहीं है ना? आपको पता है ये बात। सुनिए मेरी बात, देखो मैं प्रूव करता हूं। नजर यहाँ, अब आपको पास कॉन्सेप्ट अब क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। ये देखो आप, यहाँ पे आप बचपन में लिखा करते थे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। यहाँ भी देखो एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस में आपने स्टॉक को यहाँ पे लिखा है, स्टॉक को। आप बचपन में क्रेडिट में यहाँ लिखा करते थे क्लोजिंग स्टॉक। आप देखो ना, यहाँ भी आपने स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिखा है ना? सर आप बड़े स्मार्ट हो। या फिर आप सोच रहे हो कि सर हम लोग बहुत बेवकूफ है, ये तो हमें भी दिख रहा था सर, कि स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे है, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे है। सर परचेजेज कहाँ है, वो यहाँ दिखाओ ना मेरे प्यारे बच्चों। पता है, परचेजेज अगर आप खुद करोगे, जो नॉर्मल बचपन में पढ़ा हुआ आपने, तो हम उसको क्या बोलते थे, परचेजेज आपका।
यहां पे क्या हो रहा है कि ब्रांचेज जनरली परचेज करना अलाउ नहीं होते, हम ब्रांच को परचेज करना अलाउ नहीं करते हैं, गुड्स हेड ऑफिस परचेज करता है, और गुड्स हेड ऑफिस परचेज करके ब्रांच को देता है कि ब्रांच आपको बेचना है। पर बच्चे जितना गुड्स हेड ऑफिस ने परचेज किया होगा, जितना गुड्स हेड ऑफिस ने परचेज किया होगा और ब्रांच को दिया होगा बेचने के लिए, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे गुड्स सेंड टू ब्रांच। मतलब जो नॉर्मल में आप यहाँ पे परचेजेज कहा करते थे ना कि भैया 5 लाख का परचेज है, वही 5 लाख यहाँ पे क्या कहा जाएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच आपका, है ना। रीजन भी है, परचेजेज ब्रांच पहले खुद करता था, तो हम बोलते थे कि यार आप क्या करो परचेज, सॉरी बचपन में क्या होता था कि बिजनेस खुद परचेज किया तो परचेज लिखता था, यहाँ पे हेड ऑफिस परचेज करता है और परचेज करके ब्रांच को देता है बेचने के लिए। तो जो ब्रांच का प्रॉफिट निकालेगा तो उसमें क्या बोलेगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच। कोई कह दे कि यार गुड्स सेंड टू ब्रांच क्या है, आप कह देना कि परचेजेज का है, दूसरा नाम यहाँ पे गुड्स सेंड टू ब्रांच है। डेबिट में यहाँ काम खत्म हो गया, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, इसके बाद आपका देखो ना, इसके बाद क्या निकल के आ रहा है। सर ये तो ठीक है, बट सेल्स कहां लिखा आपने, सेल्स कहां। मेरे बच्चों सेल्स में ये देखो, आपका 2 लाख का सेल मान लो आपका कैश पे है, और 6 लाख का क्रेडिट मान लो आपका सेल पे है, तो टोटल सेल्स कितना हो गया, 8 लाख रुपए। सर ये 8 लाख कहां लिखा, आप भी मेरे साथ एग्री करोगे कि 2 लाख का जो कैश सेल्स हमने यहाँ पे लिखा है, देखो कैश सेल्स यहाँ भी है, मतलब कैश सेल्स तो 2 लाख रुपए है ही यहाँ पे, 2 लाख रुपए, इसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा है सिर्फ क्रेडिट सेल्स को लेकर, है ना बच्चे। नजर यहां डालिए, 2 लाख का पहले भी आप कैश सेल्स को क्रेडिट में लिखा करते थे, और यहां भी कैश सेल्स को आप क्रेडिट में लिख रहे हैं, यहां तो कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा है क्रेडिट सेल्स को लेकर कि 6 लाख का सेल अगर क्रेडिट पे हुआ था, मान लो 1 साल में 6 लाख रुपए का गुड्स हमने क्रेडिट पे बेचा, लेकिन आउट ऑफ 6 लाख रुपीज मान लो करंट ईयर में जो कलेक्शन हुआ है मेरे बच्चे, वो सिर्फ आपका 580 का हुआ है। मान लो कि वो कलेक्शन जो आपका हुआ है वो 5 लाख आपका 80,000 का हुआ है, मतलब सारा कलेक्शन नहीं हुआ। पॉसिबिलिटी है ना, दिमाग थोड़ा यूज करो कि यार इस साल जितने गुड्स हमने क्रेडिट पे बेचे, पॉसिबिलिटी है कि 6 लाख का सेल किया तो कुछ पैसा इस साल आया, कुछ पैसा अगले साल आएगा, पॉसिबिलिटी है। तो मैं कहता हूं कि अगर इस साल 6 लाख का क्रेडिट पे आपने बेचा है, बट आउट ऑफ 6 लाख 5,80,000 आपने कलेक्ट किया, 580, तो यहाँ पे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना आएगा, 530 आएगा। यहाँ पे मैंने एक गलत काम किया है, मैं एग्री करता हूं, एक गलत काम किया है। इसमें और इसमें एक डिफरेंसेज है, क्या जी, यहाँ पे 6 + 2 मिलके कितना हो गया, 8 लाख रुपीज, और यहाँ पे कितना हो गया 580 + 2 यानी कि 780। जहां पे हमें 8 लाख रुपीज का सेल दिखाना चाहिए था, वहां पे हमने क्या किया जी, 7,80,000 का सेल दिखाया है। ये एक पाप किया है मेरे बच्चे, इस बात से मैं एग्री करता हूं, ठीक है। हाँ, अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे आप एक बार। यहाँ पे मेरे बच्चे यहाँ पे गलती किया है, लेकिन एक्चुअली मैंने कोई गलत नहीं किया है, कोई गलती नहीं किया है, मैं प्रूफ करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, नजर यहाँ डालिए आप, देखो मैं आपको प्रूफ करता हूँ कि जो चीजें यहाँ पे है ना, वही चीजें आपका यहाँ पे है। ये देखो आप, 2 लाख का कैश सेल्स आपका, 2 लाख का कैश सेल्स, यहाँ तो कोई झगड़े नहीं है। जरा सोचो, अगर 6 लाख रुपीज का सेल मैं क्रेडिट पे करता हूँ, 6 लाख का सेल क्रेडिट पे किया, और 6 में से 580 कलेक्ट हो गया मेरे बच्चे, आउट ऑफ 6 लैक्स अगर 580 कलेक्ट हो गया, तो साल के एंड में 20,000 आपके पास क्या बच गया, आपका डेटर्स बच गया। बोलो हाँ, कुछ कुछ गलत पढ़ा रहा हूं क्या। अगर 6 लाख का सेल मैं क्रेडिट पे करूंगा और 6 लैक्स में से 580 कलेक्ट हो गया मान लो, तो 20,000 साल के एंड में बच गया जी डेटर्स का, अगले साल कलेक्ट होगा, है ना। तो मेरे बच्चे अगर 6 में 580 आपका यहां लिखोगे ना, तो गारंटी के साथ कि जो डेटर्स आपका है यहाँ पे एंड में, वो कितना दिखेगा जी, आपका कितना 20,000 का अमाउंट दिखेगा, 20,000 रुपए का अमाउंट आपका, है ना। अगर 6 लैक्स में 580, तो डेटर्स कितना हो जाएगा, 20,000 का अमाउंट आपका। अब चेक करो ना कि क्या हमने यहां भी 6 लाख रुपए लिखा है क्या। नजर यहां डालो, नजर यहां डालो। अगर नॉर्मल तरीके से जो आप अकाउंटिंग करते थे, वहां पे क्रेडिट सेल्स कितना दिखाते थे, 6 लाख रुपए का अमाउंट आपका, 6 लाख दिखाते थे ना। यहां पे तो 6 लाख दिख रहा है, 580 एंड 20 जरा बताओ मिलकर क्रेडिट में कितना अमाउंट दिख रहा है, जल्दी बताइए कि 5,80,000 एंड 20,000 मिलकर क्रेडिट में टोटल अमाउंट कितना दिख रहा है, 6 लाख रुपीज का अमाउंट। अरे आप समझो ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, 6 लाख रुपए का जो सेल क्रेडिट में आपको लिखना था, वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है, लेकिन उस 6 लैक्स को यहाँ दिखाने के बजाय हमने क्या किया जी, 580 का कलेक्शन दिखाया एंड 20 का आपका यहाँ लिखा, तो 580 + 20 कितना हो गया, 6 लैक्स का अमाउंट।
हमारे दोनों पर्पस पूरे हो गए। दोनों पर्पस कौन सा जी? हमने एसेट्स का भी क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया मेरे बच्चे, और ये दोनों अमाउंट मिलके क्या हो गया? आपका क्रेडिट सेल्स के बराबर हो गया। तो एसेट्स भी आ गया और सेल्स भी आ गया। पता है एक बात बताऊं, अगर मैं इसके साथ साथ यहां लिखता हूं क्रेडिट सेल्स कितना जी? 6 लाख, तो काम खराब हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके भी आपका 6 बन गया, प्लस 6 क्या सेल्स 12 लाख का हुआ है क्या? नहीं सर, सेल्स तो 6 लाख रुपए का हुआ है, 12 लाख का सेल कहां हुआ है? तभी मेरे बच्चे हम लोग कहते हैं कि अच्छा, तो हम एक काम करेंगे कि जो आपका कैश सेल्स है ना, कैश सेल्स उसको तो हम यहां लिखेंगे, जो आपका क्रेडिट सेल्स हुआ है उस क्रेडिट सेल्स को यहां पे हम नहीं लिखेंगे, उसके बजाय हम क्या लिखेंगे जी? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, ये लिखेंगे। हाँ। अरे बदमाश, एक दो बच्चे बदमाशी कर रहे हैं। अभी देखो ना यार, क्या चीज आपको, आप क्या उल्टी सीधे, हाँ नजर डालो ना। तो यहां पे क्या निकल के आया बच्चे आपका? जरा मुझे बताइए, अगर मान लो आज जब क्लास से बाहर निकलेंगे और कोई आपसे पूछ दे कि यार ब्रांच अकाउंट में आपने क्रेडिट सेल्स लिखा है कि नहीं लिखा है, आप बोलना कि हमने लिखा है। वो पूछेगा हमें तो नहीं दिख रहा, आप बोलना मुझे दिख रहा है। वो पूछेगा कहाँ, बोलना कि यार कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आपका 580 और डेटर्स का क्लोजिंग 20, तो 580 प्लस 20 कितना हो गया? 6 लाख हो गया, जो कि सेल्स के बराबर है। पर्पस पूरा हो गया, हम क्लोजिंग भी लिख रहे हैं। वो भी वो एक अलग सवाल पूछ देगा, वो वही बच्चा जो भाई आपका दिमाग पूछ देगा। पता है क्या वो दिमाग क्या बोलेगा? मान लो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस भी है, सुनना मेरी बात। मान लो आपका जो डेटर्स है मेरे बच्चे, उसका ओपनिंग बैलेंस यानी कि जो बैलेंस पिछले साल से आ रहा है वो 1 लाख रुपए, ये भी तो हो सकता है, बिजनेस कई साल से चल रहा है आपका। तो क्या होगा अगर डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस यहां पे हो जाए? तो कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, आप समझदार हो। आप मुझे बताओ, 1 लाख पहले से है, तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा अब कितना हो जाएगा? 1 लाख ऐड हो जाएगा, यानी कि 120। अरे अगर डेटर्स आपके स्टार्टिंग में 1 लाख है, तो 1 लाख प्लस आपका मिलकर कितना? 120 का अमाउंट हो जाएगा। अभी तो वही काम निकल के आया, अभी भी तो वही हुआ। एक बार यहाँ देखो, यहाँ देखो, अभी भी कैसे? कोई बताएगा आप में से? कोई भी बता, मुझे कमेंट में बताएंगे कि 580 और 120 मिलकर टोटल अमाउंट इस साइड कितना हो गया? बताइए, 580 एंड 120 मिला के टोटल अमाउंट इस साइड कितना हो गया? जल्दी बताएं आप। 580 120 मिला के टोटल कितना हो गया? आप नहीं बताएंगे बदमाश आप बता, अरे अरे अरे, मैं कह रहा हूं कि 5,80,000 प्लस 1,20,000 मिलके कितना हो गया? 7 लाख हो गया। तो 7 लाख आपने यहां पे लिखा और 1 लाख आपने यहां पे लिखा, तो 7 - 1 नेट अमाउंट यहां कितना आ गया? 6 लाख रुपए आ गया, 6 लाख रुपए। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, अरे आप जो टाइप कर रहे हो वही बोल रहा हूँ मैं भी आपका, कि यहाँ पे आप देखो 580 प्लस 120 मिलके इधर टोटल कितना हो गया? 7 लाख। 7 लाख इधर लिखा, 1 लाख वहां लिखा, तो 7 - 1 अल्टीमेटली कितना हो गया? 6, जितना हमें लिखना है यहाँ पे। अरे हमारा पर्पस पूरा हो रहा है, हम लोग अपने एसेट्स लायबिलिटी के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को भी लिख रहे हैं, और अकाउंट्स इस तरीके से लिखा जा रहा है कि बन के वो आपका एक्सपेंसेस रेवेन्यू भी बनते चले जा रहे हैं। कहाँ कोई दिक्कत यहाँ पे? आपका कहाँ कोई दिक्कत है? तो मेरे बच्चे आप देखो, यहाँ पे हमारा क्या हुआ? पर्पस प्रूफ हुआ, पर्पस प्रूफ हुआ। यहां तो कोई डाउट है बच्चे किसी को? अभी दिमाग में इफ और नहीं कि सर बैड इट्स होगा तो क्या हो जाएगा? वो सारी बातें मैं करूंगा ना यार, मैं करूंगा, जिंदा हूं अभी मैं तो अभी आपसे बोल रहा हूं कि यहां पे आपका दिमाग बोले कि जो सेल्स आपने 6 लाख का क्रेडिट पे किया है, उसको लिखने के बजाय हमने यहाँ पे क्या किया? कलेक्शन को दिखाया और डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस को दिखाया। हाँ, अगर ओपनिंग बैलेंस भी होगा तो जितना ओपनिंग में होगा वो उतना अमाउंट यहां भी ऐड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये तीनों मिलके क्या हो जाएंगे? आपका सेल्स के बराबर हो जाएंगे। मैंने प्रूफ किया, सेल्स भी आपका यहाँ पे हो गया, सेल्स भी आपका हो गया। ठीक है। अरे आशीष, आरो बचे लाइबिलिटी के बारे में क्यों झगड़ा कर रहा है मेरे साथ? अरे ब्राज पत्थर है, फूल के रूप में फेंक रहा हूं, एक एक वर्ड आने दो तो कम से कम पहले यहाँ पे। ये भी काम पूरा हो गया ना। आप बोलते हो सर ठीक है, आपने ये तो कर दिया, लेकिन सर एक्सपेंसेस कहाँ लिखा जो हेड ऑफिस ने पे किया? यहाँ तो झगड़ा नहीं होगा। जो एक्सपेंस हेड ऑफिस ने पे किया है मेरे बच्चे, उसको तो हमने लिखा यहाँ पे, ये देखो एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। आप बोलो कि सर जो एक्सपेंसिव ब्रांच ने पे किया, मान लो 20,000 का एक्सपेंस ब्रांच ने पे किया, वो कहां लिखा आपने? वो तो नहीं लिखा आपने कहीं यहाँ पे। मेरी बात सुनो, आपसे बोलता हूं, मैं यहां पे हूं, आप दुनिया के जिस कोने में है वहां पे आप मेरे एक ब्रांच को चला रहे हैं, मैं यहां पे हूं मेरे बच्चे। एक मेरा सेंटर ना आपके साथ चल रहा है,
और उस सेंटर पे 10,000 रुपए मान लो रेंट पे करना है। क्या आप कौन हो? मेरे एम्प्लॉय हो। अगर कोई इंसान मेरा ब्रांच चला रहा है तो मैंने आपको वहां पर अपॉइंट किया, मैं आपको सैलरी सब पे करता हूं। अब मुझे बताओ कि जो ब्रांच आप चला रहे हो, अगर उसका रेंट आपको पे करना है तो क्या आप अपने पॉकेट से पे करोगे? क्या सिर्फ इतना बताओ जितना पूछ रहा हूं। मैं दिल्ली में हूं, आप मान लो लखनऊ में मेरा एक ब्रांच चल रहा है और उस ब्रांच को आप संभाल रहे हो, मैंने आपको अपॉइंट किया है। उस ब्रांच जहां चल रहा है उसका रेंट पे करना है, तो क्या रेंट आप अपने पॉकेट से पे करोगे? क्या सिर्फ इतना बताओ। क्या पे नहीं पे करोगे? देखो क्या मस्त आप बिजनेसमैन बनने वाले हो, मैं जानता हूं। अरे क्यों अपने पॉकेट से पे करोगे? हाँ, क्यों पे करोगे? तो पता है, अगर ब्रांच ने कोई एक्सपेंसेस पे किया है ना बच्चे, इस बात की 100% की श्योरिटी है, इस बात की 100% की श्योरिटी है कि अगर ब्रांच ने एक्सपेंसेस पे किया है तो उतना पैसा हेड ऑफिस ने उसके पास रखा होगा। यानी कि यहां देखो, आप यहां देखो, ब्रांच के पास ना इस बात की गारंटी है मेरे बच्चे कि यहां पे पैसा पहले से रहा होगा। मान लो पैसा आपका 28,000 था, 28,000, ब्रांच के पास पहले से कैश कितना था? 28, एंड 28 में कितना पे कर दिया? 20,000। तो एंड में कैश कितना बच जाएगा आपका? 8,000 का अमाउंट, आपका 8,000 रुपए। बोलो ना हाँ। अगर आपका ब्रांच ने 20,000 एक्सपेंसेस किया है तो इस बात की 100% की श्योरिटी है कि उतना पैसा हेड ऑफिस ने ब्रांच को देके रखा होगा, ब्रांच अपने घर से पे नहीं करेगा। तो मेरे बच्चे, अगर ब्रांच ने 20,000 का एक्सपेंस पे किया है तो इस बात की 100% की गारंटी है कि ब्रांच के पास उतना कैश पहले से रहा होगा। मान लो पैसा 28,000 था, मान लो कुछ भी हो सकता था, 28,000, एंड 28 में 20 पे किया तो कितना बच गया आपका? 8,000। देखो ना, हमारे दोनों पर्पस एक साथ पूरे हो रहे हैं। दोनों पर्पस क्या क्या? एक तो आपने क्या किया जी, कैश का यानी कि एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दिया, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपका मेरे बच्चे। और साथ ही साथ मुझे बताओ कि 28,000 आपने यहां पे लिखा और 8,000 आपने यहां लिखा, मतलब डेबिट में 28 और क्रेडिट में 8, तो नेट अमाउंट डेबिट में आपने कितना ज्यादा लिखा? बोलो ना। अगर 28,000 आपने यहां लिखा और 8,000 आपने यहां लिखा, तो नेट अमाउंट इस साइड आपने कितना ज्यादा लिखा वो बताइए, जल्दी बताइए। देखो लो, मैंने अभी बोलना था कि बच्चों ने आपका बोलना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। हाँ, 20,000 ऑब्वियस बात है। अरे 28,000 अगर मान लो मैंने यहां पर रिकॉर्ड किया और 8,000 मैंने यहां पर रिकॉर्ड किया, तो 28 माइनस 8 नेट अमाउंट कितना आ गया? 20,000। वही तो हमारा एक्सपेंस है, हमें डेबिट में 20 ही लिखना था और ये दोनों अल्टीमेटली मिलके क्या कर रहे हैं? 20,000 दिखा रहे हैं। अगर आपका, आप में से कोई बच्चा बोल रहा है कि सर आप इसके साथ साथ यहां लिखो ना, एक्सपेंसेज पेड बाय ब्रांच आपका 20,000, मेरे बच्चे अगर मैं ऐसा लिख दूंगा ना तो काम खराब हो जाएगा। एक ही एक्सपेंस दो बार आपने दिखा दिया। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो देखो 20 यहां भी दिख गया एंड 28 माइनस 8 20,000 इसका नेट भी आ गया, तो 20 प्लस 20 40,000 खर्च हो जाएगा, जबकि ब्रांच ने सिर्फ 20,000 खर्च किया है। हमने कहा कि ठीक है जी, जो एक्सपेंस ब्रांच पे करेगा ना, जो एक्सपेंस ब्रांच पे करेगा उस एक्सपेंसेज को हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उन खर्चों को ब्रांच के पास जो कैश पड़ा है उसी में से क्या करेंगे? माइनस करके दिखा देंगे। तो 28 यहाँ, उसमें से आपका 20 खर्च हो गया तो 8 आपका यहाँ पे बच गया, काम खत्म हो गया। यही तो काम करना है, समझ मेरी बात। अगर 20 यहाँ पे रिकॉर्ड करता तो डबल अकाउंटिंग हो जाता, डबल रिकॉर्डिंग हो जाता बच्चे। ये माइनस ये भी मिलके 20 बन रहा है, 20 और 40,000 हो जाता, जबकि एक्सपेंस आपका 20,000 है। तो हम ये काम करेंगे। तो अगर मान लो आज जब आप क्लास से बाहर निकलोगे, कोई पूछ दे कि जरा बताओ एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच क्या हम ब्रांच अकाउंट डेटर सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं? आप बोलना नहीं रिकॉर्ड करते। उसके जगह पे हम क्या करते हैं जी, ओपनिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश को दिखाते हैं, उससे एडजस्ट कर देते हैं। कोई पूछ देगा ऐसा क्यों, तो बोलना कि हमारे सर ने बताया है एक ही अकाउंट बना के दो पर्पस हम पूरा कर रहे हैं। एक तो हम प्रॉफिट लॉस भी निकाल रहे हैं जी, और दूसरा हमारा एसेट्स लायबिलिटी भी दिखाना है। तो इससे क्या होगा कि अब यहाँ पे एसेट्स भी दिख गया और साथ ही साथ हमारा क्या हो रहा है कि आपका नेट अमाउंट, आपका एक्सपेंस भी दिख गया। हो, ठीक है, आगे सुनिए मेरी बात, आगे सुनिए। एक सवाल कि सर डेप्रिसिएशन कहां लिखा आपने, ये बताओ। अरे अब तो शायद आपका दिमाग मुझे लगता है कि काम करना शुरू कर दिया होगा। अगर देखा जाए तो डेप्रिसिएशन कहां चार्ज करूंगा? फर्नीचर पे। अगर फर्नीचर मान लो स्टार्टिंग में आपका 1 लाख रुपए का था, मान लो एज्यूम किया हमने 1 लाख रुपए का, और 10,000 का अगर आपका डेप्रिसिएशन हो गया इस पे,
तो मेरे बच्चे डेप्रिसिएशन को यहाँ पर लिखने के बजाय 1 लाख रुपए यहाँ लिखूंगा। 1 लाख में 10,000 डेप्रिशिएट हो गया तो फर्नीचर एंड में कितना हो जाएगा? 90,000 का अमाउंट आपका, 90,000 रुपए। अब सुन लो मेरी बात, डेप्रिसिएशन जो नॉन कैश आइटम था ना बच्चे, उस नॉन कैश आइटम को यानी कि डेप्रिसिएशन को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसके बजाय जो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा, उससे कर लेंगे। 1 लाख रुपए हमने यहां लिखा, 90,000 हमने अमाउंट यहां लिखा। तो जरा बताओ 1 लाख डेबिट में 90,000 क्रेडिट में, तो नेट अमाउंट डेबिट में कितना ज्यादा लिखा हमने? बताइए बताइए। 1 लाख रुपीज अगर मान लो आपका यहाँ पे, 90,000 यहाँ पे, तो नेट अमाउंट डेबिट में कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 10,000। और जितना ज्यादा वही हमारा क्या जी, एक्सपेंस है आपका। ये भी काम पूरा हो गया आपका, ये भी काम पूरा हो गया। तो कोई दिक्कत हो रही है? हमने हमने कहना कि भैया जो एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे करेगा उसको तो रिकॉर्ड करूंगा, जो एक्सपेंसेस ब्रांच पे करेगा वो कैश के ओपनिंग क्लोजिंग से माइनस कर दूंगा, जो डेप्रिसिएशन हुआ वो एसेट से ही माइनस हो जाएगा। अब बैड डेट्स हो गया, अब क्या करूं? बैड डेट्स हो गया तो थोड़ा स्माइल करो ना बदमाश। क्या दिक्कत है? अब आप समझ गए होंगे कि अगर 1 लाख रुपए का डेटर स्टार्टिंग में और मान लो यहाँ पे 120 का एंड में आपका, और कहता है नहीं जी 120 में से 5,000 डूब गया आपका, 5,000 रुपए डूब गया, तो ठीक है हम लोग क्या करेंगे, अगर 120 में से 5,000 अमाउंट डूब गया तो मेरे बच्चे हम लोग यहाँ पे जो डेटर्स 120 लिखा करते थे ना, इस 120 के बजाय 5 माइनस करके कितना लिख देंगे? 115,000, एक 15,000 रुपए। समझ मेरी बात? अगर आपका बैडेट्स हो जाता है तो बैडेट्स को यहां पर लिखने के बजाय हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे। अरे हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं यार कि जितना कम यहां पर लिख रहे हो, जितना कम उतना क्या ज्यादा यहां पर दिखा रहे हो। काम खत्म हो गया। या तो मैं डेटर्स को 120 यहां लिखता और बैडेट्स लिखता यहां पे 5,000 रुपए, तो बात बन जाती। लेकिन मेरे बच्चे अब डेटर्स हमारा 120 एंड में बचा ही नहीं है। डेटर्स हमारा एंड में कितना हो चुका है? 115 हो चुका है, 5,000 रुपए और कम हो चुके हैं। हमने कहा कि ठीक है जी, इसको यहाँ पे मत लिखो, आप उसको भी क्या करो, इसमें से माइनस कर दो, डेटर्स को कम कर दो। जितना कम इस साइड लिखूंगा इसका मतलब उतना ज्यादा वहां पर दिखा रहा हूं। पता मैं क्या बोलना चाहता हूं एक्चुअली? क्या आपको प्रूफ करना चाहता हूं? मैं तो बोलना चाहता हूं कि आप रटो मत, आप कसम खा लो, आप कसम खा लो, वो सारे एक्सपेंसेस जो ब्रांच के पास होंगे, जितने एक्सपेंसिव ब्रांच के पास होंगे, और इनके जो एसेट्स के ओपनिंग क्लोजिंग से जो माइनस हो सकते होंगे ना बच्चे, उन सारे एक्सपेंसेस को इन्हीं के ओपनिंग क्लोजिंग से माइनस कर देना। जैसे कि अब क्या हुआ, स्टॉक से क्या माइनस कर दिया हमने? गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, कुछ भी आपका हो जाए। डेटर से क्या माइनस हो जाएगा? अब बैड डेट्स माइनस कर दिया हमने, डिस्काउंट माइनस कर दिया, कुछ भी होगा वहां से माइनस कर देंगे। आपका कहाँ चला डेप्रिसिएशन, कहां से चला गया? यहां से चला गया आपका। तो जो चीजें आपका इनके ओपनिंग क्लोजिंग से माइनस हो सकता है उसको माइनस कीजिए, और फिर आपका देखो प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा। कोई भी आइटम आपका हो यहाँ पे, हाँ, कोई भी आपका हो। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे जितने सारे आइटम्स आपको दिख रहे हैं जो आज तक बचपन से आप लिखा करते थे, क्या उन आइटम्स को आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया? मैंने दिखा दिया। ओपनिंग स्टॉक यहाँ दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिख रहा है, परचेजेज मेरे बच्चे आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेल्स, कैश सेल्स आपको दिख रहा है, क्रेडिट सेल्स को 2 पार्ट में दिखा दिया, ये और ये दिखा दिया हमने। फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, एक्सपेंसेज हेड ऑफिस पे करेगा वो लिख दिया हमने, एक्सपेंसेज जो ब्रांच पे करेगा मेरे बच्चे, हमने लिखने के बजाय कैश में से क्या क्या माइनस कर दिया। इसके मुकाबले जितना कम लिखूंगा इसका मतलब क्या, उतना ज्यादा यहां लिख रहा हूं। ये जो आपका डेप्रिसिएशन है वो आपका फर्नीचर में से माइनस हो गया, बैड डेट्स आपका है डेटर्स में से माइनस हो गया, लॉस बाय थेफ्ट आपका स्टॉक में से माइनस हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसके अंदर यार? क्या दिक्कत है इसके अंदर में? एक बच्चा बोल रहा है कि सर अगर फर्नीचर सेल हो तो अभी बहुत सारी बातें आएंगी। देखो ना, झूठ नहीं बोल रहा, वो सारी बातें आपके दिमाग में बैठेंगी। पहले सिर्फ इतना बताइए कि जितनी बातें अभी तक हमने सीखा वो आपके दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा, वो सिर्फ बताइए। और उसको बताते बताते ना आप मेरे साथ क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे। मैंने ये प्रूफ कर दिया बच्चे, यहाँ की सारी बातें मैंने आपको दिखा दिया कि वो सारी बातें यहाँ पे रिकॉर्ड हुई हैं, और इन्हीं बातों को अब ना मैं आपको नोट के रूप में लिखाना चाहता हूँ। नोट के रूप में जहां पे ये खत्म हुआ ना उसके बाद लिखिए आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे। आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट अंडर अंडर डेटर सिस्टम। ये जो आपका डेटर सिस्टम है उसके अंदर में मैं आपको यहाँ पे कुछ नोट लिखा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट नोट अंडर डेटर सिस्टम आपका। आप सिर्फ इतना बता दीजिए जितनी बातें अभी तक हमने की वो सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बता दो आप।
एक बच्चा बदमाश अभी आया, कहता है कि सर राम राम सर जी। अरे 1 घंटा हो गया बदमाश बोलते हुए, 1.25 घंटा। हम्म, चलिए लिखेंगे आप यहाँ पे नोट के अंदर में, नोट नंबर 1 आपका, नोट नंबर 1 लिखेंगे आप। नोट नंबर 1 क्या जी? नोट नंबर 1 लिखेंगे। लिखना एक्सपेंसेज, लिखिए यहाँ पे एक्सपेंसेज पेड बाय ब्रांच, पेड बाय ब्रांच, एक्सपेंसेज पेड बाय ब्रांच आर आर नॉट शोन, लिखेंगे आप यहाँ पे आर नॉट शोन इन ब्रांच अकाउंट, आर नॉट शोन इन ब्रांच अकाउंट। जो एक्सपेंसेज ब्रांच ने पे किया है, एक्सपेंसेज जो मेरे बच्चे ब्रांच ने पे किया, वो ब्रांच अकाउंट में नहीं आता। कोई पूछ देगा क्यों, तो बताना कि बिकॉज बिकॉज दे आर दे आर दे आर एडजस्टेड, दे आर एडजस्टेड थ्रू, दे आर एडजस्टेड थ्रू ब्रांच कैश अकाउंट। ब्रांच कैश मतलब ब्रांच के पास जो कैश है बच्चे, हम उसमें से एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट का मतलब क्या, हम उसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो भी एक्सपेंस ब्रांच ने पे किया है, दे आर नॉट शोन इन ब्रांच अकाउंट, क्योंकि वो ब्रांच कैश में से माइनस कर देंगे। इसके मुकाबले जितना कम लिखोगे यानी कि उतना ज्यादा यहाँ पर लिख लो आप, ठीक है ना। नोट नंबर 2 आपका, नोट नंबर 2 कहते हैं यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंसेज, नॉन कैश एक्सपेंसेज। नॉन कैश का मतलब कि वो सारे जो एक्सपेंस तो हैं, बट उनका पेमेंट हम कैश में नहीं करते, उसको कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेज। कहते हैं कि नॉन कैश एक्सपेंसेज आर आर नॉट शोन, आर नॉट शोन इन ब्रांच अकाउंट। नॉन कैश एक्सपेंसेज आर नॉट शोन इन ब्रांच अकाउंट बिकॉज, लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज, बिकॉज दे आर एडजस्टेड, दे आर एडजस्टेड, एडजस्टेड थ्रू, दे आर एडजस्टेड थ्रू, कहता है कि आपका डिफरेंट एसेट्स अकाउंट। जो डिफरेंट आपके पास एसेट्स हैं, उन अकाउंट से क्या होता है जी, वो एडजस्ट हो जाता है मेरे बच्चे। कोई पूछ दे जरा बताओ एग्जाम्पल, तो आप कह देना एग्जाम्पल में डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, आपका बैडेट्स हो गया, बैडेट्स हो गया, बैडेट्स हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, बहुत सारे नाम, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, और भी कुछ नाम बताओ ना। डिस्काउंट, बैडेट्स, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, आपका डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, एक्सेट्रा। अभी और भी बहुत सारे नाम आएंगे, हम उनको भी देख लेंगे, और भी नाम आएंगे, हम उनको भी देख लेंगे आपका ठीक है ना। तो मेरे बच्चे आपने क्या किया यहाँ पे, एक तो एक्सपेंसेज पेड बाय ब्रांच, उसका भी हमने बात कर लिया। नॉन कैश एक्सपेंसेज को भी हम शो नहीं करते। और तीसरा नोट यहाँ पे, तीसरा नोट कि क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स are also not shown, are also not shown in branch account। जो क्रेडिट सेल्स है ना, हम उसको भी ब्रांच अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज दे आर, या बिकॉज क्यों लिखूं मैं यहाँ पे, क्यों लिखूं बताओ जरा, आपको कॉन्सेप्ट जब क्लियर तो फिर क्यों लिखूं यहाँ पे। क्रेडिट सेल्स हम नहीं लिखेंगे जी, क्योंकि वो उसका जगह पे हम कलेक्शन को और डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस को दिखाते हैं, काम खत्म हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये तो आपका एक बच्चा बोलता है सर डिस्काउंट लिख दिया बदमाश, डिस्काउंट बैलेंस कुछ भी हो सकता है। अरे जितने भी नॉन कैश नाम होते हैं, नॉन कैश जितने भी नाम होते हैं, सब यहाँ पे आपके आएंगे, सब यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका काम पूरा हुआ। एक बात बताओ, एक बात बताओ, जल्दी से आगे बढ़ो उसके पहले ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से क्या एक बात बताइए, क्या ये जो बात अभी तक हमने सीखा, अब आपको ये बात समझ में आई, या फिर जब मैंने सिर्फ फॉर्मेट लिखा दिया था तब आपको ज्यादा बात समझ में आई? मुझे जल्दी से बता दो, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले। आएगा बच्चे, बैलेंस रिकवर्ड का भी कॉन्सेप्ट आएगा, सारी बातें आएंगी, पर एक बार में सब कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा शांत रहो ना मेरे साथ। आप मुझे बताओ ईमानदारी से, अब जाके बातें आपको समझ में आई कि हाँ जी हम यहाँ पे एसेट्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग लिख रहे हैं और साथ ही साथ आपका प्रॉफिट भी निकल रहा है, या फिर पहले आपको समझ में आया था? जल्दी बताएं आप, यहाँ पे जल्दी बताएं। एक शुभम मिश्रा कहते हैं कि सर मैं फॉर्मेट से समझ गया था, बदमाश कहीं का, कहाँ समझ गया था? हाँ, आप कह रहे हैं सर अब समझ में आया, मैं आपको प्रूफ करना चाहता हूं अभी भी आपको समझ में नहीं आया। अरे अभी भी नहीं सर, क्या बात करते हो? मैं आपको अभी अभी भी समझ में नहीं आया, मैं आपको प्रूफ करूंगा एक क्वेश्चन के बाद आपका। मैं आगे बढ़ता हूं, सुनो मेरी बात आपका।
एक बच्चा कहता है सर डिस्काउंट रिसिप्ट का क्या होगा, वो भी नॉन कैश आइटम है, वो भी एडजस्ट होगा, कैसे होगा, भी आगे आऊंगा बदमाश। अरे कहा ना बहुत बड़ा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा, अपने आप इंटरप्रेट करना शुरू कर देंगे। मैं आता हूँ यहाँ पे आपका। एक बच्चा बोलता है सर डेटर सिस्टम क्यों बोलते हैं, सारा सस्पेंस आज ही खोल दूंगा तो फिर काम कैसे चलेगा बदमाश, थोड़ा दो तो थोड़ा समय मुझे। आप आइए मेरी बात सुनेंगे। एक आशीष कुमार कहता है सर अभी भी समझ में नहीं आया, बदमाश बच्चा है, आप इसको फिर दोबारा देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनेंगे यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पर बच्चे ये जो था ना, एक बार इसको मैं दिमाग में बंद करूं और एक बार जरा सोचता हूं कि हमने क्या किया इस डेटर सिस्टम के अंदर में। आंखें बंद कीजिए एक बार, आंखें बंद। हमने डेटर सिस्टम में क्या किया, कुछ भी नहीं किया। डेटर सिस्टम के अंदर में हमने क्या किया, हमें एक ही अकाउंट बना के दो पर्पस पूरा करना था, प्रॉफिट लॉस भी, एसेट्स लायबिलिटी भी। तो जितने भी आपके एसेट्स है, ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग एसेट्स यहाँ, ओपनिंग लायबिलिटी यहाँ पे, क्लोजिंग लायबिलिटी यहाँ पे, गुड्स सेंड टू ब्रांच जो कि हमारा परचेज होता है, एक्सपेंसेस जितने भी ब्रांच के होंगे, अगर हेड ऑफिस ने पे किया वो तो रिकॉर्ड होगा, ब्रांच ने एक्सपेंस पे किया वो रिकॉर्ड नहीं करूंगा, कैश के ओपनिंग क्लोजिंग से मैनेज कर दूंगा। नॉन कैश कोई एक्सपेंस होगा उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, वो भी एसेट्स के ओपनिंग क्लोजिंग से मैनेज कर दूंगा। यहाँ पे सेल्स, कैश सेल्स तो आया, क्रेडिट सेल्स का जगह पे कलेक्शन को देते हैं, और आपका यहाँ पे डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, तो अल्टीमेटली क्रेडिट सेल्स बन जाता है। इतनी बातें आपको समझाया, इतनी बातें समझाया, ठीक है ना। तो ये काम आपका खत्म हुआ। आओ ना एक बार, एक क्यों ना एक बार देखिए क्या हम लोग सचमुच में क्वेश्चन करने लायक बने हैं। तो एक बार ना मैं आपको बुक में अब लेके आना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपको बताने के लिए कि आप सचमुच में कितने इंटेलिजेंट हो चुके हैं। ये लीजिए, ये देखो मेरे बुक का क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये चेक करेंगे। ये क्वेश्चन बच्चे जो 1 आपका है, मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद सुनिए मेरी बात। कहता है इस क्वेश्चन के अंदर में, नजरिया और आपका कॉपी पेन मेरे साथ रेडी रहेगा। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मेरे बच्चे एक इंफॉर्मेशन है, इससे कहता है कि आपको क्या करना है जी, ब्रांच अकाउंट बनाना है। बैलेंस आपको बता रहा ओपनिंग में 1 जनवरी को, बिल्डिंग है, कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, एंड फर्नीचर आपका है। कहता है कि गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर आपका 380 का। अभी आंसर मत सोचना, बस सुनो मेरी बात। गुड्स सेंड टू ब्रांच कहता है कि 380 का। एक्सपेंसेज पेड बाय ब्रांच कहता है कि 28,000। एक्सपेंसेज पेड बाय हेड ऑफिस कहता है कि आपका यहाँ पे 22,000। एक्सपेंसेज पेड बाय हेड ऑफिस 22,000। बैड डेट्स बता रहा है, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, कलेक्शन बता रहा है, और एंड में कहता है कि स्टॉक आपका 25,000 का है। फिर कहता है कि चार्ज डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर। आप बिलीव नहीं करोगे, ये क्वेश्चन मेरे बच्चे हमारे सीएमए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपका है। ये क्वेश्चन जो आपका है, ये हमारे, आप चेक कर लेना, ये सीएमए इंटर इंटर 2003 के जून अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, और आप मानोगे ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन था, 12 नंबर का आपका। और उसमें भी बच्चों ने बहुत गंदा परफॉर्म किया था कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, इतना टफ आया, इतना टफ आया। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका। तो मैं ना अब इस क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ, ये क्वेश्चन शुरुआत करता हूँ। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग बैलेंस में कहता है कि आपका बिल्डिंग है, कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है। अरे बाद में पढ़ूंगा, इसको पढ़ने के पहले ना आइए मेरे साथ सोल्यूशन है यहाँ पे। आप लो ना नया पेज आपका, और नए पेज पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 आपका। देखते हैं क्वेश्चन हम लोग से बनता है कि नहीं बनता है। अभी तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा भी नहीं है, उसके पहले ही एक बार चेक करते हैं। पता है एग्जाम में मेरा तरीका क्या होता है बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने का? मुझे कोई बताओ रिकॉर्डिंग किसके बुक में हो रहा है? ये रिकॉर्डिंग किसके बुक में हो रहा है? नहीं बोलोगे आप लोग? इन द बुक ऑफ, जरा बताओ ये रिकॉर्डिंग किसके बुक में हो रहा है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे बुकलेट का। बुक अगर आपके पास है तो मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, वही क्वेश्चन करा रहा हूं। आप मुझे बताओ ये किसके बुक में रिकॉर्डिंग हो रहा है? यस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस आपका, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस। अच्छा मैं भूल गया, ये कौन से सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं? ये कौन सा सिस्टम है? कोई बताएगा ये कौन सा सिस्टम में स्टडी कर रहे हैं? पता नहीं आज क्या हो गया, दिमाग से सब बातें वो निकल जा रही है। मैं भूल गया, ये जो हेड ऑफिस के बुक में जो अकाउंट्स हम बनाना सीख रहे हैं, वो किसके बुक में सीख रहे हैं? कौन सा मेथड आपका है? अरे कौन सा मेथड? डेटर सिस्टम है, मैं भूल गया था, ठीक है। तो ये डेटर सिस्टम से हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, डेटर सिस्टम आपका।
डेटर सिस्टम से आपका अकाउंटिंग हो रहा है, ठीक है ना, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस आपका। इस सिस्टम के अंदर मेरे बच्चे हम लोग जिस अकाउंट को बनाते हैं उसका नाम क्या है, ब्रांच अकाउंट, है ना। आओ ना मेरे साथ स्टार्ट कीजिए, साथ साथ करेंगे आप यहाँ पे ब्रांच अकाउंट। मैं क्या करूंगा, अगर इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है तो पहले मैं अपना फॉर्मेट रेडी करूंगा हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, और इसमें जो बेसिक बातें हैं ना उसको मैं लिखूंगा। मेरा यही तरीका होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मतलब मुझे क्या क्या चाहिए, यहां चाहिए ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस साथ साथ लिखो ना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। ब्रांच के पास जितने भी एसेट्स है ना उनका ओपनिंग बैलेंस यहां लिखूंगा, नाम बाद में देख लूंगा। यहां लिखूंगा मेरे बच्चे क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, है ना। बस एक तो ये चाहिए जी। आप मुझे बताओ क्वेश्चन को पढ़ के क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे आपको कोई लायबिलिटी नजर आई बच्चे? इस क्वेश्चन में कहीं पे कोई लायबिलिटी आपको दिख रहा है क्या? एक बार पढ़ो ना मेरे साथ, यहाँ पे मेरे साथ पढ़ो ना कि ब्रांच अकाउंट जो बना रहे हैं इसमें ओपनिंग बैलेंस में देखो एसेट्स है, मुझे तो कोई लायबिलिटी दिख ही नहीं रहा है। कहीं दिख रहा आपको? एक बच्चा कहता है कि सर मुझे दिखा। अरे कहाँ है बदमाश लायबिलिटी? आप इस क्वेश्चन को नंबर 1 को पढ़ के दिखाइए, कहीं पर कोई लायबिलिटी बता रहा आपको? नहीं बता रहा है, तो फिर नहीं लिखूंगा। जिस क्वेश्चन में लायबिलिटी बताएगा उसी को तो लिखूंगा बच्चे। यहाँ पे ब्रांच के पास कोई लायबिलिटी है ही नहीं, तो फिर क्या झगड़ा करना। अगर ब्रांच के पास कोई लायबिलिटी यहाँ पे नहीं तो फिर नहीं रिकॉर्ड करूंगा, नहीं करना मुझे यहाँ पे लायबिलिटी का रिकॉर्ड, छोड़ दो उसको। आपका होता तो मैं उसका ओपनिंग क्लोजिंग लिखता जी, ठीक है। लेकिन हाँ, हमें 3 नाम और चाहिए चाहिए। एक नाम क्या था हमारा, 3 नाम चाहिए चाहिए, जिसमें मेरे बच्चे एक नाम था टू गुड सेंट टू ब्रांच, जो हमारा परचेजेज है, गुड सेंट टू ब्रांच जो हमारा परचेजेज के बराबर होता है। हमें चाहिए यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, अगर कोई एक्सपेंसेज हेड ऑफिस पे करता है, हेड ऑफिस पे करता है फॉर द ब्रांच आपका, तो टू बैंक के आगे लिख दूंगा। और यहां मेरे बच्चे हमें चाहिए बाय रेमिटेंसेज, बाय रेमिटेंसेज। रेमिटेंसेज के अंदर में हमें एक नाम चाहिए कैश सेल्स का, कैश सेल्स का, और एक चाहिए हमें यहाँ पे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। हमें पहले अपना टारगेट फिक्स करना होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो पहले टारगेट फिक्स करना होगा, हमें क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या हमें निकालना है जी, ठीक है ना। अरे एक नीलकमल मिश्रा कहता है सर मुझे क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है। अरे कौन सा चैप्टर में दिख रहा है बच्चे, कौन से चैप्टर में? ये ब्रांच अकाउंटिंग चल रहा है, कहीं हायर परचेज में तो नहीं ढूंढ रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। अब इससे बड़ा क्वेश्चन कहाँ से निकालेगा? ये लो, मैंने क्वेश्चन बिल्कुल बड़ा कर दिया। ये क्वेश्चन आपका है, और यहाँ पे आपके पास थोड़ा चश्मा ले लेगा, चश्मा लग रहा है कुछ खराब हो गया इसका, इसको दोनों एक साथ लेना पड़ेगा मुझे। ये रहा, ये क्वेश्चन है और इसका हमें यहाँ पे आंसर करना है। क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ बुक में देखो ना, अगर बुक आपके पास है तो बुक में देखेगा। टोटल गेमिंग बदमाश अपना वो चेक करेगा, क्या बोलते हैं वो जो नहीं बोलते हैं, अरे बदमाश नेट, कुछ दिक्कत है उसमें। चलिए अब सुनेंगे मेरी बात। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन पहले बिना कोई सिंपल कॉन्सेप्ट किए बगैर क्या हम लोग कर पाते हैं। नजर यहां डालिए, नजर यहाँ, नजर यहाँ, नजर यहाँ। लिखना बंद, लिखना बंद, अभी आप नहीं लिखना, मेरे साथ लिखना है। सुनिए मेरी बात, ये देखो एसेट्स के जितने भी ओपनिंग बैलेंस हैं, जितने भी ओपनिंग बैलेंस, उसको कहां रिकॉर्ड कर दूंगा? यहां पे, है ना बच्चे। इसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये जो गुड्स सेंट टू ब्रांच है वो कहां चला जाएगा? यहां पे आपका गुड्स सेंट टू ब्रांच परचेजेस के बराबर। मैं भी ऐसे इंटरप्रेट कर रहा हूं, अभी कुछ सॉल्व नहीं कर रहा। एक्सपेंसेज पेड बाय ब्रांच, ये देखो आप, ब्रांच ने एक्सपेंसेज पे किया है। एक्सपेंसेज पेड बाय ब्रांच 28,000। मुझे सिर्फ इतना बताओ, जो ब्रांच एक्सपेंस ने पे किया है उसको आप यहां पे रिकॉर्ड करोगे या फिर आप उसको एसेट्स के ही ओपनिंग क्लोजिंग से माइनस करोगे? सिर्फ इतना बताइए। जो एक्सपेंस ब्रांच ने पे किया है वो कैश के ओपनिंग क्लोजिंग से माइनस किया जाएगा कि यहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा? जल्दी बताइए, आप जल्दी बताइए। अरे जल्दी बताइए, एडजस्ट करेंगे, ऑब्वियस बात है कैश, क्योंकि जो हेड ऑफिस ने पे किया, जो हेड ऑफिस ने पे किया वो तो मेरे बच्चे आप क्या करोगे जी, यहाँ रिकॉर्ड करोगे। ब्रांच ने जो पे किया कैश, अभी तो कसम दिलाया था, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। अच्छा आगे पढ़ता हूँ, मैं आगे पढ़ता हूँ, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व थोड़े ही कर रहे हैं,
ये देखो आप यहाँ पे एक्सपेंसेज पेड बाय हेड ऑफिस। ओहो, जो एक्सपेंस हेड ऑफिस ने पे किया वो तो रिकॉर्ड करूंगा टू बैंक अकाउंट, यही हेड ऑफिस का पेमेंट आपका होता है, क्योंकि जो हेड ऑफिस पे करा वो किसी से हम एड्रेस नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं। अच्छा, बैडेट्स है, बैडेट्स नहीं लिखूंगा मेरे बच्चे यहाँ पे, बैडेट्स को कहां से मैनेज कर दूंगा, डेटर्स अकाउंट से, नॉन कैश आइटम है। कैश सेल्स बता रहा आपको, कैश सेल्स वो तो रिकॉर्ड होगा रेमिटेंस के अंदर में आपका, ठीक है। क्रेडिट सेल्स है, 8 लाख का क्रेडिट सेल्स, क्या 8 लाख के क्रेडिट सेल्स को मैं यहां पर रिकॉर्ड करूं, जल्दी बताइए। जो क्रेडिट सेल्स 8 लाख रुपीज बता रहा है, क्या मैं उसको यहां पर रिकॉर्ड करूं, जल्दी बताइए, क्या मैं रिकॉर्ड करूं, नहीं सर, नहीं रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट सेल्स की जगह पे हम क्या दिखाते हैं, कलेक्शन को और डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। फिर कहता है मेरे बच्चे स्टॉक एंड में 25 क्लोजिंग बैलेंस हो गया। कह रहा कि डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए फर्नीचर पे, नहीं रिकॉर्ड करूंगा, जो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ हम फर्नीचर में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे आपका यहाँ पे। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूँ, मुझे विश्वास है आप चीजें समझ चुके हैं और मेरे साथ आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट कीजिए, रिकॉर्ड करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखो जी, शुरू करते हैं। बिल्डिंग आपका, अरे सोचना क्या, जितने भी एसेट्स हैं उन सब का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखिए। कहता है बिल्डिंग, जरा बताओ बिल्डिंग कितना बता रहा है स्टार्टिंग में, 2 लाख रुपीज, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए का अमाउंट हो गया, 2 lakhs। कैश कहता है कि 40,000, लिखो ना यहाँ पे, कैश आपका 40,000 का अमाउंट हो गया, कैश आपका 40,000। डेटर्स कहता है कि 30,000, तो यहाँ पे हमारे जो डेटर्स है, जितने भी एसेट्स हैं जो क्वेश्चन बताएगा पक्का बताएगा उन सबका ओपनिंग बैलेंस। स्टॉक 35,000, लिखो यहाँ पे स्टॉक आपका 35,000। और क्या बता रहा है, फर्नीचर आपका 1 लाख, तो यहाँ पे फर्नीचर आ गया 1 लाख का अमाउंट, है ना। जगह कितना छोड़ना है वो तो आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल मेरे बच्चे जितने भी आपके पास एसेट्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं उन सारे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया, ओपनिंग बैलेंस आपका। अच्छा सुनो ना, फिर कहता है यहाँ पे, फिर कहता है आपका गुड सेंड टू ब्रांच, देख रहे हैं आप यहाँ पे, गुड सेंड टू ब्रांच कितना बता रहा है, 380। तो जो 3,80,000 है वो गुड सेंड टू ब्रांच यहाँ रिकॉर्ड कीजिए आप, 3,80,000, 3,80,000 रुपए यहाँ चला गया, ये परचेजेज के बराबर हमारा होता है, परचेजेज के बराबर। एक्सपेंसेज कहता है कि ब्रांच ने पे किया है 28,000। ओहो, एक मिनट एक मिनट, अरे सुनो तो मेरी बात, ब्रांच ने एक्सपेंसेज पे किया है 28,000, यहाँ देखो कंफर्म्ड है ब्रांच के पास कैश होगा, ब्रांच के पास कैश पहले से 40,000 है, 40,000 ब्रांच के पास हमने कैश छोड़ा था जी, हेड ऑफिस ने देकर रखा था। उस 40,000 में से ब्रांच ने क्या किया, 28,000 एक्सपेंस कर दिया। तो बताओ 40 में से 28 अगर एक्सपेंस कर दिया तो ब्रांच के पास कैश यहाँ पे कितना बचेगा। 40,000 जो ब्रांच के पास पहले से कैश था उसमें से 28,000 उसने खर्च कर दिया, तो अब यहाँ पे कितना बचेगा सर, 12,000 का अमाउंट आपका, 12,000 का अमाउंट, 12,000 रुपए। कुछ बच्चों ने तो प्रॉफिट भी निकाल दिया, माय गॉड ये कैसे जी, बट एनीवे बहुत अच्छे बच्चे हैं, मतलब सुन लीजिए यहाँ पे। तो हमने क्या बोला जी कि आपका जो कैश था 40,000, 40 में 28 खर्च किया तो 12,000 बच गया। ये जो ब्रैकेट में लिखा ना, इसको लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, आपको कैश का बैलेंस कितना दिखाना, 12,000, वो इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है। आगे देखिए आप यहाँ पे, फिर क्या बता रहा आपको जी, फिर क्या बता रहा, आगे क्वेश्चन पढ़ना, इसके बाद क्या है, कहता है एक्सपेंसेज पेड बाय हेड ऑफिस 22,000 है। तो जो एक्सपेंस हेड ऑफिस ने पे किया 22,000, वो तो यहाँ लिखूंगा ना बच्चे, वो तो किसी अकाउंट से प्लस माइनस हो ही नहीं सकता, तो हमने क्या किया यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। टू बैंक का मतलब ये कि जो एक्सपेंस हेड ऑफिस ने पे किया उसको रिकॉर्ड किया गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो यहाँ पे, कहता है कि आपका एक्सपेंसिव पेड हेड ऑफिस भी आपका हो गया। बैड डेट्स, बैड डेट्स आपका कहां से माइनस हो जाएगा, डेटर्स अकाउंट से, छोड़ दो हम उसको बाद में देख लेंगे, जो माइनस हो जाएगा हम उसको बाद में, पहले अब यहाँ पे आइए। कैश सेल्स कहता है कि 220 का अमाउंट, कैश सेल्स वो तो लिखूंगा, रेमिटेंस के अंदर मेरे बच्चे यहाँ पे आप लिखिए 2,20,000 का अमाउंट, है ना, ये टोटल को इकट्ठा करके हम बाहर कर देंगे 220। क्रेडिट सेल्स कहता है कि 8 लाख, नहीं लिखूंगा मेरे बच्चे, हम क्रेडिट सेल्स नहीं लिखते, हाँ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिखते हैं आपका, कितना 630 का अमाउंट। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हमने क्या किया, 6,30,000 इसमें ऐड कर दिया, 630, ये टोटल कितना हो गया जी
8,50,000 का अमाउंट आपका, 8,50,000 रुपए, 850 है ना। 220 का कैश सेल्स आपका है, 630 का कलेक्शन बता रहा है, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 850 का अमाउंट आपका, 8.5 लाख रुपए। अरे हाँ, यहाँ देखो स्टॉक भी आपको एंड में कहता है कि 25,000 है, तो क्या परेशानी, चिल्लाना क्या है। स्टॉक जितना एंड में बता रहा है उसको यहाँ लिख दो आपका 25,000, ये भी हमारा हो गया 25,000 का अमाउंट आपका स्टॉक। और कहता है आगे पढ़ना, चार्ज डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर। आप मुझे बताओ, क्या मैं डेप्रिसिएशन को डेबिट में दिखा दूं क्या, बोलो बोलो, क्या मैं डेप्रिसिएशन को डेबिट में दिखा दूं क्या, हाँ या ना, जल्दी बताओ ना। क्या ये जो डेप्रिसिएशन है उसको मैं डेबिट में दिखा दूं क्या, डेप्रिसिएशन को दिखा दूं क्या। डेप्रिसिएशन नहीं दिखा सकता, एक एक बदमाश में जो अभी शायद आया, नहीं दिखा सकता बच्चे, क्योंकि डेप्रिसिएशन कहां से माइनस हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट से। 1 लाख का फर्नीचर है, 1 लाख में 10% यानी कि 10,000 डेप्रिशिएट हो गया, तो फर्नीचर आपका यहाँ पे कितना बच गया, फर्नीचर आपका कितना बच गया, ये बच गया आपका 90,000 का अमाउंट आपका, 90,000 रुपए। 1 लाख यहाँ लिखा, 90 यहाँ लिखा, तो नेट अमाउंट कितना हो गया, 10,000। ब्रैकेट में आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1 लाख माइनस 10,000। ये ब्रैकेट वाली बातें बस आपको समझाने के लिए है, एग्जाम में लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये भी काम खत्म किया, कैश भी हो गया, स्टॉक भी हो गया। और भी कोई नाम दिख रहा, नहीं सर। मेरे बच्चों, इतना लिखने के बाद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए आप, इतना लिखने के बाद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, और अब दिमाग में देखो कि अब हमें करना क्या है। यहां तक हो गया सबका, यहां तक सबका हो गया बच्चे, अरे बोलो ना हाँ या ना, यहां तक सबका हो गया, ये सर। मेरे बच्चे अभी जोश में मत आना, अब थोड़ा सा दिमाग शांत करते हुए एक बार नजर मारना, क्योंकि यहीं से अब ब्रांच अकाउंटिंग परेशान करने वाली चीजें स्टार्ट होंगी। एक बार नजर मारना, जितने भी नाम आपके ओपनिंग बैलेंस में है ना, जितने भी नाम ओपनिंग बैलेंस में एसेट्स के, दे मस्ट हैव क्लोजिंग बैलेंस, ये तो पक्का है ना। जितने भी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस बताएगा उनका क्लोजिंग बैलेंस भी होना चाहिए। नजर यहां डालो, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग में आपको नहीं बता रहा है, कोई बात नहीं, हम बिल्डिंग के क्लोजिंग बैलेंस को ढूंढ लेंगे, हमें अकाउंट तो बनाने आता है ना, हम निकाल लेंगे जी। कैश का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग हो चुका है। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस मेरे बच्चे, अभी तक आपको डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता, तो डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस को भी हम यहाँ पे ढूंढ लेंगे। स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग हमें पता है, फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग हमें पता है, बस 2 कदम दूर मेरे बच्चे, सिर्फ 2 कदम दूर। अगर मैं बिल्डिंग और डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस को निकाल दूं ना, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है, बस 2 कदम दूर है। सुनो मेरी बात, एक बात बताओ, अरे आपसे बात कर रहा हूं, बिल्डिंग स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए का है। आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ के बताओ कि बिल्डिंग के बारे में कहीं कुछ बता रहा है क्या, पूरे क्वेश्चन को पढ़ो ना, आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ के बताइए कि बिल्डिंग के बारे में कहीं कुछ बता रहा है क्या, कोई बिल्डिंग का परचेज, कोई सेल, कोई डेप्रिसिएशन कुछ बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है। आप मुझे बताओ कि क्या, आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या आप भगवान हो क्या, आप मुझे बताओ, आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप अपने आप को भगवान मानते हो क्या, या एग्जामिनेशन हॉल में जब एग्जाम देने जाते हो तो आप अपने आप को भगवान समझते हो क्या। नहीं सर, हम तो इंसान है सर, भगवान नहीं हो सकते। तो मेरे बच्चे इंसान ही बन के रहो, कॉमन सेंस है यार, हम भगवान नहीं है। अगर जो बिल्डिंग आपका स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए का था और पूरे साल में अगर कुछ चेंज हुआ रहता, कुछ बिल्डिंग का परचेज, कुछ सेल, कुछ डेप्रिसिएशन, तो क्वेश्चन को बताना चाहिए था। नहीं बताया तो फिर क्या, हम इंसान है, हम कुछ नहीं जानते। 2 लाख स्टार्टिंग में, तो एंड में भी क्या होगा, 2 लाख रुपए ही होगा। अरे कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, यहाँ क्यों क्यों हम परेशान होंगे। बिल्डिंग स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए का था, एंड में कितना हो गया, इस बात का पता करने के लिए आपको कम से कम बताना चाहिए, कुछ परचेज तो नहीं हुआ, कुछ सेल तो नहीं हुआ, कुछ डेप्रिसिएशन तो नहीं हुआ, हम उसको प्लस माइनस करते। कुछ नहीं बता रहा है, तो जितना स्टार्टिंग में उतना एंड में, काम खत्म हो गया। हाँ? ठीक है ना, अगला सुनेंगे। आप देखो यहाँ पे डेटर से स्टार्टिंग में 30,000 है। आप बताओ 30,000 स्टार्टिंग में, यानी कि साल के स्टार्टिंग में, क्या एंड में भी डेटर्स 30,000 ही होंगे क्या, जरा बताओ जल्दी, बताओ बताओ कि स्टार्टिंग में डेटर्स आपका 30,000 का है, तो क्या एंड में भी डेटर्स 30 ही होगा क्या। नहीं सर, एंड में 30,000 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
बोलो बोलो क्यों नहीं? अरे समझ गया नहीं होगा, बट क्यों नहीं होगा एंड में डेटर 30,000 का? जरा बताओ कोई आपका। अरे क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक बच्चा कहता है मिस्टर राम की सर बैडेट्स है। अरे बदमाश, सिर्फ बैडेट्स ही थोड़े है, बहुत सारी बातें हैं। अरे देखो तो, यही तो चैप्टर का मजा है। ये देखो आप यहाँ पे, ये डेटर साल के स्टार्टिंग में थे, इसके बाद करंट ईयर में आपने कुछ क्रेडिट पे भी सेल किया हुआ है, कुछ बैडेट्स भी आपका हुआ है, कुछ डेटर से पैसा कलेक्ट भी हुआ, बहुत सारी बातें हैं जो इस एक साल में डेटर से गुजरी हैं। तो हमें इन सबको एडजस्ट करके क्लोजिंग बैलेंस निकालना होगा। और मैं तो कहूं कि यार इतना परेशान क्या होना, जब भी आपके किसी अकाउंट में बहुत सारे आइटम होना, तो आप क्या करना मेरे बच्चे, वर्किंग नोट्स में लिखो ना, वर्किंग नोट्स में आप बना लेना डेटर्स अकाउंट। वर्किंग नोट्स ये एग्जामिनर को बताने के लिए कि भैया हमें डेटर्स आपका एंड में कितना है, हमें ये आता है, हमने क्या किया, ये देखो हमने अकाउंट बना लिया, डेटर्स अकाउंट आपका, ये हमने डेटर्स अकाउंट बना लिया है ना। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि डेटर्स अकाउंट में सिर्फ बैलेंस नहीं है मेरे बच्चे, साल के स्टार्टिंग में डेटर्स दे रहा, साल में बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो उनको प्लस माइनस करना होगा ना एंड का बैलेंस निकालने के लिए, वही काम कर रहा हूं। अब एक बात बताने वाला हूं, आप प्लीज किसी को इस बात से शेयर नहीं करना, किसी को ही मत बताना जो बात अब आगे बोलने वाला हूं। ये बात हमेशा आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए। पता क्या बच्चे, डेटर्स जो है ना ये एक एसेट्स होते हैं। अरे डेटर्स जो है ना किसी भी बिजनेस का एसेट होता है, पता है ये बात आपको? सर ये तो हमें भी पता है। अरे मेन बात सुनो, जितने भी एसेट होते हैं ना उन सब का ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखते हैं। सर ये तो हमें पता था। अरे आगे की तो बात सुनो, जो भी एसेट्स होता है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दे ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। तो डेबिट में ओपनिंग बैलेंस आएगा। जिसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है ना, वो जब जब इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे? और डेबिट करेंगे और घटना क्रेडिट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखा जाएगा, वो जब जब बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे जी? उसको और बढ़ाएंगे, डेबिट करेंगे। घटेगा, अरे 11वीं क्लास पढ़ा, 12वीं क्लास पढ़ा, फाउंडेशन पढ़ा होगा, अब इंटर में आ चुका है, ये तो पता होगा आपको, ऐसे देख रहे हो यार। तो आपका डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, जब जब बढ़ेगा डेबिट, घटना क्रेडिट करेगा। आप वो बनाना शुरू करती है। देखो आप, डेटर्स स्टार्टिंग में कितना है? 30,000 लिखो यहाँ पे, 30,000 का अमाउंट आपका, ओपनिंग बैलेंस आपका 30,000 हो गया, 30,000 रुपए। अरे जरा ये बताओ, यहाँ यहाँ नजर, यहाँ बैडेट्स हो गया, बैडेट्स 10,000 का। सिर्फ इतना बताओ, बैडेट्स हो जाने से डेटर्स आपका इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? बोलो ना। अगर अब बैडेट्स हुआ है तो बैडेट्स होने से डेटर्स आपका इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? सर डिक्रीज करेगा, ये तो तीसरी चौथी क्लास के बच्चे को भी पता होगा। तो यहां लिखो ना, फिर आपका बैडेट्स हो गया जी। बैडेट्स आपका कितने का? 10,000 का, 10,000 का बैडेट्स हो गया। ठीक है आपका, ठीक है। आगे पढ़ना। कैश सेल्स कुछ नहीं, क्रेडिट सेल्स। मुझे बताओ, क्रेडिट सेल्स 8 लाख का हुआ है, 8 लाख रुपए का सेल हमने गुड्स बेचा क्रेडिट पे। अगर गुड्स को हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो क्रेडिट पे सेल करने से डेटर्स आपका इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? सर इंक्रीज करेगा। आप क्या पढ़ा रहे हो सर, ये तो बचपन की बातें हैं। तो लिखो ना, मैं कहाँ कर रहा हूँ कोई बड़ी बात आपसे। 8 लाख रुपीज का अमाउंट आपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया, 8 लाख रुपए का अमाउंट है ना, कुछ नहीं कर रहा। जिसका अकाउंट बढ़ रहा बना रहा हूँ, डेबिट बैलेंस है तो बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 630। डेटर से अगर पैसा कलेक्ट हो गया मेरे बच्चे, डेटर से अगर पैसा कलेक्ट हो गया तो डेटर्स आपका इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? बताओ ना, मैं सुनना चाहता हूं। अगर डेटर से पैसा कलेक्ट हो गया तो डेटर्स इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज? एक बदमाश बच्चा है, वो कहता है कि सर आपका डेटर्स इंक्रीज करेगा। खुशी अग्रवाल बदमाश लड़की है। अरे डिक्रीज करेगा, कैश बढ़ेगा, डेटर्स तो कम होगा। हाँ, डेटर से पैसा मिल गया तो डेटर्स में हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? बाई कैश। पढ़ा तो है हमने, क्यों फालतू में हम बड़ी बड़ी बातें करें। कितना डेटर से कलेक्ट हो गया? 630 का अमाउंट आपका। तो 6,30,000 रुपए हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। और भी कुछ दिख रहा है क्या डेटर्स के बारे में? क्या डेटर्स के बारे में और भी कुछ दिख रहा है क्या बच्चे क्वेश्चन में? देखो ना, क्या डेटर्स के बारे में और भी कहीं कुछ क्वेश्चन में दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा सर। बस खत्म करो फिर कहानी और बोल दो यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी, यानी कि बैलेंसिंग फिगर। ये कितना आपका हो गया? 8,30,000। इधर 8,30,000, 830 में आपने इसको माइनस किया, बैलेंसिंग आपका 1,90,000, 1,90,000 रुपए। 190 आ रहा ना बच्चे?
190 आपका, एक गोविंदा चंद्र प्रधान गलत लिख रहा है, 160 नहीं बदमाश, 190 आएगा, 1,90,000 रुपए। अब ये जो आपने डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया बच्चे 190, इस 190 को क्या करो, अब बिना किसी परेशानी के आप यहाँ रिकॉर्ड करो 1,90,000, और एक बार नजर मारो कि अब सब कुछ पता है ना, ओपनिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स, गुड्स एंड टू ब्रांच भी हो गया, टू बैंक भी हो गया, रेमिटेंसेज भी हो गया, इसे क्लोज करो मेरे बच्चे, क्लोज करो। आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे जो आएगा, यहीं पे आ रहा होगा, वो प्रॉफिट हो गया एट ब्रांच, वो छोटे ब्रांच के पास हम लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट कमाया। बताइए कितना आ रहा है, बताइए जरा प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चों, जल्दी बताइए। प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चे, 560, यस, 5,60,000 रुपए। तो ये 5,60,000 का प्रॉफिट निकल के आ गया, 560 का अमाउंट। ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर आपका खत्म होगी बात आपका। क्या ब्रांच अकाउंटिंग है, बच्चे का खेल है, बच्चे का खेल है आपका। मैं डर रहा हूं कि यार सीएमए इंटर ग्रुप 1 की पहली क्लास में इतना टफ चैप्टर मैंने क्यों उठाया, कहीं मेरे बच्चे डर ना जाए कि यार इतना टफ चैप्टर कैसे पढ़ना होगा। क्या सचमुच में टफ लग रहा है क्या, क्या ये चैप्टर सचमुच में टफ लग रहा है क्या, बोलो ना, क्या ये सच में। और ये क्वेश्चन 12 मार्क्स का है, सोचो। और आपको मैं कैसे विश्वास दिलाऊं, अगर उस साल का इंस्टीट्यूट का इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का रिव्यू पढ़ेंगे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया मेरे बच्चे इसका 8.9% बच्चों ने इस क्वेश्चन को आपका सही अटेम्प्ट किया था। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 8.9% बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया था, बाकी सबने गलत किया था, किसी ने किया नहीं, और जिसने किया वो गलत भी किया आपका। बट क्या दिक्कत है यार, ये क्यों नहीं कर पाएंगे हम, क्यों इस चैप्टर से डरेंगे यार, क्यों हम सीएमए इंटर से, अभी ग्रुप 1 है, फिर ग्रुप 2 है, फिर फाइनल में फिर सीएमए बनना है यार, दुनिया को दिखाना है, जो उल्टे सीधे लोग उनसे हमें आगे निकलना है। हाँ? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक सवाल आप सबसे, एक सवाल आप सबसे। मैंने कुछ भी नहीं किया, आपको दिखा होगा आज का इतना समय गुजर गया, कुछ भी तो नहीं पढ़ाया मेरे बच्चे। हमने कहा कि भैया आपको ब्रांच अकाउंट डेटर सिस्टम जब बनाएंगे आप, डेटर सिस्टम में एसेट्स का ओपनिंग, एसेट्स का क्लोजिंग, गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने जो पे किया उसको यहाँ लिखना, रेमिटेंस लिखना, कोई भी एक्सपेंस ब्रांच करेगा यहाँ पे मत रिकॉर्ड करना, कैश में से माइनस कर देना, कोई भी नॉन कैश एक्सपेंसेस होगा मत रिकॉर्ड करना, वो एसेट्स में से माइनस हो जाएंगे। मैंने दिखाया भी, हमने कहा क्रेडिट सेल्स को मत लिखना, कलेक्शन को दिखाना, डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस को कर दिया हमने यहाँ पे। एक बार जल्दी से मुझे सिर्फ इतना बता दो, एक बार सारे बच्चे, जितने बच्चे अभी देख रहे हैं, सभी बच्चों से चाहता हूं कि क्या आपको अभी तक की सारी बातें समझ में आई, प्लीज कमेंट में बताइए जल्दी से। मैं चाहता हूं ना कि एक बार कम से कम थोड़ा चेहरे पे स्माइल तो आए यार, कम से कम बच्चों के चेहरे पे स्माइल तो आए। क्या सचमुच में मुझे बताया कि यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आई? मैं एक एक बच्चे से कमेंट चाहता हूं, इतना चिल्ला रहा हूं, इतना चिल्ला रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जरा बताओ यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आई कि नहीं। अगर आपने कमेंट में नहीं बताया तो फिर बहुत गंदे गंदे बात हो जाएंगी, बहुत बातें हो जाएंगी। जल्दी बता यहां तक की बातें समझ में आई कि नहीं आई। मैं मैं 1 घंटा वेट करूंगा, 2 घंटे वेट करूंगा, लेकिन सभी बच्चे जब बोलेंगे उसके बाद आपको मैं करूंगा। आई बात समझ में आई, लेकिन लेकिन मैं फिर से बोलना चाहता हूं, दिस इज कॉल्ड अति विश्वास। पता नहीं क्या हो गया इन बच्चों को। अभी मैंने सिखाया था, हम प्रोफेशनल बच्चे हैं, हमें अपने अंदर में अति विश्वास नहीं लाना। मैंने कहा भी था कि जब तक मेरी क्लास खत्म नहीं हो जाएगी तब तक हाँ मत बोलना। और फिर से आप लोगों ने वही काम करना शुरू कर दिया कि सर आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में, आया समझ। अरे नहीं समझ में अभी आया, नहीं समझ में आया ना, नहीं आया। पता है क्यों? ये चीज आपको तब समझ में आएगी मेरे बच्चे, अगर मैं आपको ये बात प्रूफ कर दूं कि अगर यही काम वो जो बचपन में हम नहीं करते थे, बचपन में वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो आपका ब्रांच का जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनता था, ब्रांच का ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मतलब अगर मैं, वो बचपन की बात है, अगर मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाकर भी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाकर भी अगर मेरा सेम प्रॉफिट आ जाएगा ना, सेम प्रॉफिट आ जाएगा, तब मेरे बच्चे मैं इस बात को मानूंगा कि हाँ मुझे बातें समझ में आई है। अगर मैं ट्रेडिंग, मेरे साथ बनाओ ना, मेरे साथ बनाओ ना, एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं।
अरे मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, सच बोल रहा हूँ। देखो तो आप मेरे साथ, आप नीचे में जहां पे सॉल्यूशन एंड हुआ उसके बाद आप ब्रांच का ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाइए। अगर वो बचपन में जिस तरीके से हम प्रॉफिट निकाला करते थे, अगर उससे प्रॉफिट हमारा मैच कर गया बच्चे इसका, तब हमें बातें समझ में आई, अदरवाइज नहीं आपका। अब देखो ना मैं क्या करूंगा। बचपन में क्या होता था, हम लिखा करते थे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, लिखिए आप यहाँ पे मेरे साथ, ओपनिंग स्टॉक। परचेजेज का बस सिर्फ नाम चेंज करूंगा, परचेजेज को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, गुड्स इनटू ब्रांच। परचेजेज को मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा जी, गुड्स इनटू ब्रांच, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे परचेज यानी कि गुड्स इनटू ब्रांच होता है। और बाकी बातें वैसे ही बचपन वाली, बाय सेल्स, सेल्स के अंदर में आप कैश सेल्स लिखा करते थे, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, बिल्कुल वैसे ही। कुछ रिटर्न होता था तो मैं माइनस कर देता था, यहाँ कोई रिटर्न तो है नहीं, तो क्रेडिट सेल्स आपका हो गया, है ना। तो ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया, सेल्स आ गया। यहाँ पे मेरे बच्चे क्लोजिंग स्टॉक आप लिखा करते थे, क्लोजिंग स्टॉक आपका। जितने भी खर्चे फैक्ट्री के होते थे हम ट्रेडिंग में दिखाते थे, फैक्ट्री तो यहाँ पे है नहीं, तो कोई एक्सपेंस यहाँ पे होगा नहीं। अब बैलेंसिंग फिगर यहाँ हम उसे कह देंगे ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, है ना। याद आ रही बचपन की बातें, वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे सर हुआ करते थे आपके फाउंडेशन में, चाहे 11 12 क्लास में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और इस ग्रॉस प्रॉफिट में जितने भी एक्सपेंसेज हैं ब्रांच के, चाहे वो एक्सपेंसेज आपके पेड बाय हेड ऑफिस हो, चाहे वो एक्सपेंसेज आपका पेड बाय ब्रांच हो, और चाहे वो नॉन कैश क्यों ना हो, उन सबको मैं यहां पर रिकॉर्ड करूंगा। वो सारे एक्सपेंसेज मेरे बच्चे, चाहे वो हेड ऑफिस ने पे किया हो, चाहे ब्रांच ने, चाहे वो नॉन कैश जितने, नॉन कैश में कौन कौन से खर्चे थे जी, जरा बता दो। नॉन कैश में क्या क्या नाम था, एक तो नाम था डेप्रिसिएशन का, बताओ ना, अभी भी क्वेश्चन किया था आपने। एक नाम था आपका बैड डेट्स का, बैड डेट्स, चेक करो और भी कुछ था क्या इस क्वेश्चन में नॉन कैश में। नॉन कैश में कोई और खर्च दिख रहा है क्या इसमें, नॉन कैश में बैड डेट्स हो गया, एक आपका डेप्रिसिएशन हो गया, और कोई खर्च दिख रहा है क्या, कोई बताएगा। और कुछ दिख रहा है बच्चे, लिख दे मैंने, बैड डेट, डिस्काउंट कहाँ है बदमाश, अनुभव, इस क्वेश्चन के अंदर में डिस्काउंट कहाँ है बदमाश। नॉन कैश में एक तो नाम बैड डेट्स का दिख रहा है, एक हमें दिखा आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन का, बैड डेट्स हो गया, डेप्रिसिएशन, और नाम क्या है, और कोई नाम ही नहीं है। तो दो ही खर्च है, एक तो डेप्रिसिएशन और एक बैड डेट्स। अगर इतना करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट जो नीचे में हमने किया है ना, नीचे में जो निकाला बच्चे, अगर उससे मैच कर जाए, तब जाके बात समझ में आएगी। अगर आपका यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट जो नीचे निकाला उससे मैच करेगा, तब जाके बात समझ में आएगी। आओ देखते हैं, बताइए क्वेश्चन में आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है, जरा बताओ आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है। ये देखो आप, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे 35 था, ओपनिंग स्टॉक, तो हमने यहाँ लिख दिया 35,000 का अमाउंट आपका, 35,000 ओपनिंग स्टॉक। परचेजेज यानी कि गुड्स इनटू ब्रांच कितना था आपका, 3,80,000, 3,80,000 रुपए परचेजेज यानी कि गुड्स इनटू ब्रांच। कैश सेल्स आपका 220 है, यहां लिखिए 220, ये नॉर्मल आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस जैसे हम बचपन में बनाते थे वही काम कर रहे हैं। क्रेडिट सेल्स मेरे बच्चे 8 लाख रुपए का अमाउंट है, उसको यहां लिखिए, किसी भी अकाउंट से कोई एडजस्ट नहीं करना, सब दिखाना हमने यहाँ पे। तो सेल्स हमारा कितना हो गया, 10,20,000, 10,20,000 रुपए का अमाउंट आपका, 10,20, 10,20,000 रुपए का अमाउंट। क्लोजिंग स्टॉक कितना था जी क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक 25,000, ये आपका 25,000 हो गया क्लोजिंग स्टॉक। बताओ जीपी कितना निकल के आ रहा है, जीपी कितना आ गया, 1020 प्लस 25, 10,45,000, 1045 में माइनस कर दो 380 एक, और माइनस कर दो 35,000 एक, ये जीपी आ गया बच्चे 6,30,000, 6,30,000 रुपए आपका जीपी आ गया। इस 630 को आप यहां रिकॉर्ड कीजिए, 6,30,000 रुपए, 630, है ना। अब बताओ एक्सपेंसेज हेड ऑफिस ने कितने पे किए थे, अभी क्या था हम लोगों ने, 22,000 रुपए, 22,000। ब्रांच ने एक्सपेंसेज कितना पे किया था, ब्रांच ने कितना पे किया था, 28,000, अभी किया था ना क्वेश्चन, वही अमाउंट लिख रहा हूं मैं। डेप्रिसिएशन कितना आपका हुआ था फर्नीचर पे, 10,000 का,
और बैडेट्स आपका कितना हुआ था क्वेश्चन में? बैडेट्स कितना था बच्चे? वो भी था 10,000 का, 10,000। 630 में माइनस कीजिए, अमाउंट एनपी कितना आ गया? 5,60,000, 5,60,000 रुपए, 560। ये लो, आपका ये जो मेथड है, इस मेथड में ग्रॉस प्रॉफिट में जब हमने इन सारे खर्चों को माइनस किया तो एनपी कितना आ गया? 560 आ गया। ओहो, ये क्या? ये तो 560 आपका वही आ गया, 560 जो कि 560 आपने यहां निकाला था। ये देखिए, आप यहां पे भी कितना आया था जी? 560 निकल के आया था। दोनों से आपका जो प्रॉफिट है बच्चे सेम निकल के आ गया। वहां भी 560, यहां भी 560। क्या ये कोई जादू हुआ क्या? आप बताओ, 560 ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के आ गया और यहां भी 560 आ गया। क्या कोई जादू हुआ क्या? नहीं सर, ये तो कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने आपको पूरी क्लास में समझाया कि मेरे बच्चे यहां भी हम एक्सपेंसेस रेवेन्यू ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट तो सेम आएगा ही आएगा। और क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा आपका यहाँ पे? तो प्रॉफिट आपका यहाँ पर निकल के आ गया, ठीक है ना? तो इस तरीके से क्या करेंगे बच्चे, आपका यहाँ पे दोनों से, इससे हमारा निकल के आ गया 560, यहां भी आपका कितना आ गया? 560 का अमाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। एक एक खुशखबरी देना चाहता हूं आज क्लास के एंड में। पता है क्या, अगर आप ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो ना, ये जब बनाते हो और इससे मेरे बच्चे जब आप प्रॉफिट निकालते हो, ये जब बनाते हो और इससे ऐसे प्रॉफिट निकालते हो, हम इसी को बोलते हैं फाइनल अकाउंट मेथड। ओहो, ये क्या हो रहा है? फाइनल अकाउंट मेथड आपका, फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट मेथड का मतलब होता है सिंपली आपका ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस बना के प्रॉफिट को निकाल देना, काम खत्म हो गया। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? फाइनल अकाउंट। सर ये क्या? अरे आप भूल गए क्या? फाइनल अकाउंट मेथड, यहां देखो, आप यहां देखो, आप शायद भूल गए। मैंने आपको कहा था 3 मेथड है यहाँ पे अकाउंटिंग करने का। एक आपका डेटर सिस्टम था, एक स्टॉक डेटर, और एक था फाइनल अकाउंट मेथड आपका। ये क्या हुआ? ये एक ही क्वेश्चन में हमने दोनों कर लिया। अरे अगर आपको इस मेथड, नाम ही कहता फाइनल अकाउंट मेथड, इस मेथड में क्या होगा? सिर्फ ब्रांच का आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाना होगा और काम खत्म करना होगा। तो हम लोगों ने पता क्या क्या यहाँ पे आपको बताया, आज एक छोटी सी क्लास के अंदर में हमने दो दो मेथड खत्म कर लिए। और आपको विश्वास दिलाता हूं, एग्जाम में जब इस मेथड के क्वेश्चन आते हैं ना, तो बोलते हैं यार हमने तो पढ़ाई नहीं है, हमें तो आता नहीं है, एक चीज क्या हमें समझ में नहीं आता। अरे क्या दिक्कत है? डेटर सिस्टम के अंदर में, डेटर सिस्टम के अंदर में आपने क्या किया? जो अकाउंटिंग किया था उसमें हमने एक ही अकाउंट बना के क्या किया? सब कुछ वहां पे ऐसे ऐसे करके दिखाया। यहाँ पर नॉर्मल तरीके से वही ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रॉफिट निकालना, एक ही काम करके दो चीज आपका हो गया। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे क्या है जी? ये कॉन्सेप्ट है। जब कॉन्सेप्ट पे मास्टरी हो जाएगी तो बात बन जाएगी। मैं चाहता हूं कि अब मैं इसको नीचे करके, मतलब हटाकर, अब आपसे कुछ बातें करूं। ये लीजिए, बिल्कुल शांत, दिमाग शांत, लिखना बंद कर दो, आप लिखना बंद कर दो। आप मेरी बात सुनेंगे, हाँ, लिखना बंद करेंगे, सुनिए मेरी बात। क्या किया हमने? पहले हमने देखा डेटर सिस्टम, आंखें बंद रहेंगी, अब सुनो तो मेरी देखो, मेरी आंखें बंद, आपकी बंद है। डेटर सिस्टम में क्या किया? एक तो आपके संतोष सर ने बताया कि ये जो डेटर सिस्टम है, स्टॉक एंड डेटर है, फाइनल अकाउंट मेथड है, ये सभी के सभी क्या है जी? वो आपका एक जो छोटा ब्रांच है उसका अकाउंटिंग करने का तरीका, हेड ऑफिस के बुक में। यहाँ पे लिमिटेड अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं। तो डेटर सिस्टम में क्या क्या? ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग लायबिलिटी, 3 नाम और 2 गुड्स एंड 2 ब्रांच, बाय रेमिटेंसेज एंड 2 बैंक अकाउंट। बाकी सब उन्हीं से हमने प्लस माइनस किया, काम खत्म हो गया। फिर हमने क्या किया बच्चे? फिर हमने क्या किया? देखा कि वही चीज जो हमने फाइनल डेटर सिस्टम से किया था, उसी को नॉर्मल तरीका जो बचपन से हमने किया था उस तरीके से सॉल्व कर दो, तो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस वही हो जाता है, फाइनल अकाउंट मेथड आपका। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, और यही बात मैंने आपको समझाई है। आऊंगा बच्चे शिवराज, अभी वो अगले क्लास का टॉपिक है। अभी तो बस आपके कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूं, अभी कॉन्सेप्ट पे काम करो, वो आगे का टॉपिक आपका है। मेरे बच्चे आज की क्लास में ना मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया आपको, बिल्कुल छोटी छोटी बातें आपको बताई, ये टॉपिक मैंने खत्म किया। लेकिन आज सस्पेंस पता है क्या है? आज सस्पेंस है, आपको जहां से पढ़ना होगा पढ़ के आप आना, जहां से समझ के आना। आप इंस्टीट्यूट के बुक को भी देखना, मेरी बुक को भी देखना। एक सवाल का जवाब मुझे अगली क्लास में आपसे चाहिए
कि पहले वाले मेथड को हम डेटर सिस्टम क्यों बोलते हैं। जिस बच्चे ने इसका जवाब सही दे दिया कि डेटर सिस्टम क्यों बोलते हैं, आप मुझे अपना नाम लिख के भेज देना, आपको मैं बिल्कुल खूब सारा चॉकलेट खिलाने आपके घर पे आऊंगा कि इस मेथड को डेटर सिस्टम बोलते क्यों है, क्या रीजन आपका है ना, ये काम करेंगे आपका। चलिए, ये क्लासेज मेरे बच्चे, इसी क्लास को सेम कल कंटिन्यू करेंगे, कल इसी टाइम पे, कल 2 से 4 हम इसकी अगली क्लास आपसे करेंगे, 2 से 4 आपसे अगली क्लास करेंगे। मेरी बुक मेरे बच्चे आपके पास ये आप पहुंच गई होंगी, जिन बच्चों ने क्लासेज परचेज कर लिया होगा, या जो अभी नहीं परचेज की, जो अभी जिनको पास बुक नहीं गई है उनके पास रास्ते में होगी, पहुंचने वाली होगी आपका, ठीक है ना। तो इसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे कल 2 से 4 बजे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। 5 मिनट अभी आपके साथ हूं मैं, कुछ सवाल कुछ बातें करने तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। अनिकेत कहते हैं कि सर यूट्यूब पे लाइव होगा। हाँ बच्चे, कल भी इसका अगला जो क्लास होगा वो कल इस पे लाइव ही होगा। एक बच्चा कहता है सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का वो ट्रीटमेंट अभी आगे का है, कल समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, बहुत सारी बातें। आप सबको भी थैंक यू, सभी बच्चे। सर अगर क्वेश्चन में लायबिलिटी होगी तो ट्रेडिंग अकाउंट और ये भी आएगा। अरे कहा ना आशीष, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बदमाश, इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है। सारे कॉन्सेप्ट को अगर ब्रांच की जो क्लास है टोटल आपके साथ जाएगी मेरी 15 क्लास, 15 क्लासेज है, 2 घंटे इच, यानी कि 30 घंटे की क्लास है। इस 30 घंटे में आप मास्टरी करते हैं तो सारी बातें एक दिन में कैसे हो सकता है। एक बच्चा कहता है सर पार्टनरशिप भी क्लासेज होगी बच्चे, सब होगी। गणेश, अभी क्लासेस चलेंगे बच्चे, 3 से 4 क्लासेज यूट्यूब पे रहेंगी हमारी लाइव क्लासेज आपका। ये क्लासेस जून के लिए भी है और दिसंबर के लिए भी है। इसके बाद जब ऐप में हम आ जाएंगे, ऐप में तो दोनों ही बच्चों की अलग अलग स्ट्रेटजी होगी पढ़ने का, वो आपको स्ट्रेटजी बताया जाएगा। नितेश बाबू ऑफिस से फोन कीजिए बच्चे, उसके बारे में ऑफिस वाले आपको बताएंगे। बताया गणेश, अभी क्लासेस चलेंगी आपकी, चलते रहेंगी। 25 तारीख से आप लोग की टैक्स की भी क्लासेस शुरू हो रही है, विनीत सर के साथ आपका टैक्स वहां पे पढ़ेंगे। आप ऋषभ, दोनों ही क्लास है बच्चे, आप मेरी लाइव क्लासेज भी चलती हैं, स्टूडियो रिकॉर्डेड क्लासेज भी चलते हैं। ऑलरेडी हजारों से, मतलब 1000 से ऊपर बच्चे ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं वो उनको पता होगा, वो स्टूडियो रिकॉर्डेड क्लासेज के अंदर में भी सेम क्वालिटी मेंटेन करता हूँ। यहाँ पर भी स्टूडियो में पढ़ाता हूँ, वहां पर भी स्टूडियो में पढ़ा के आपको भेजा हुआ है ना, इसके साथ कुछ भी नहीं। सर मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, ये लड़का बताऊंगा कल जब आंसर दे देगा ना कि डेटर सिस्टम क्या होता है। तो जब डेटर सिस्टम के बारे में मुझे समझा देगा तो फिर आपको बताऊंगा कि उसका क्या रीजन है। हिमांशु, हाँ बच्चे, हिंदी मीडियम में भी सीएमए होता है, होगा क्यों नहीं होगा, आप करेंगे अच्छा रहेगा। जिसमें आपकी मास्टरी है, जिसमें उसमें आप काम करें, ठीक है ना। सिलेबस मेरे बच्चे हमने जो प्लान किया उसके हिसाब से 4.5 मंथ, 4.5 महीने का सिलेबस है। 4.5 मंथ्स आप काउंट कर लीजिए। आज से आपका बैच शुरू हुआ है, लाइव बैच। जो बच्चे जल्दी कोर्स खत्म करना चाहते हैं या फिर जो जून अटेम्प्ट के बच्चे हैं उनको 60% कोर्स हमारे साथ लाइव करना होगा, और बाकी स्टूडियो रिकॉर्डेड क्लासेस जो पहले उनको मिल जाएंगी वो पैरेलल में आपको करना पड़ेगा, यही बात हो पाएगी। राधा सर प्लीज टाइम ऐसा सेट कीजिए कि बोथ ग्रुप, हाँ लड़की दोनों ग्रुप की क्लासेस चल रही है, उसमें क्या दिक्कत है बदमाश। चलिए, पूरा सिलेबस की बताया बदमाश। जो बच्चे दिसंबर टेम वाले उनका पूरा का पूरा क्लास लाइव चलेगा, पूरा लाइव चलेगा। अभी 3 डेज इन वीक होगा बच्चे, 3 क्लासेस मेरे साथ चलेंगी आपको। बहुत ज्यादा डिटेल के लिए आप ऑफिस से फोन कीजिए, वो ज्यादा आपको डिटेल में बताएंगे। हाँ श्रेया, सब कुछ कॉन्सेप्ट बच्चे कवर्ड है, सब कुछ बुक में है, कहीं कुछ की रिक्वायरमेंट नहीं अलग से, कहीं कुछ की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए बच्चे, अब मुझे डाउट सेशन टाइम पे जाना है, और जो हमारे बच्चे हैं स्टूडियो रिकॉर्डेड क्लासेज वाले, वो डाउट के लिए वेट कर रहे होंगे। 4 to 7 उनका डाउट लेता हूँ, तो मैं मिलूंगा अगली क्लास कल डॉट 2 से 4 बजे। 2 बजे मुझे ज्वाइन कीजिए। आप सबको बाय बाय टाटा। कमल भारती, आपको भी बच्चे, आप सबको बाय बाय टाटा, और आप सबको बाय बाय टाटा। एक बार इसको दोबारा आप इसको देख लेंगे, ये क्लास को पढ़ के फिर अगली क्लास में आप मेरे साथ एंट्री करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू आप सबको, आप सबको थैंक यू।